औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बेटा मेरे ज़हन में ये था कि आज 12:30 की क्लास वरना हमारी हर सैटरडे को 12:30 ही होती थी। मुझे पता नहीं था कि 12 बजे क्यों लगा दी उन्होंने। चलो खैर। अच्छा बेटा, तो आज बेटा हमने अपने हैंड आउट की तरफ कूच कर जाना है। कुछ एक दो कॉन्सेप्ट बाकी हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं और इंशाअल्लाह ताला फिर हम अपने हैंड आउट की तरफ मूव करते हैं। तो बेटा हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हम मोड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्सेस को डिस्कस कर रहे थे, ऐसा ही है? और मोड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्सेस में हमने पहला देखा था एडवांस टैक्सेस। एडवांस टैक्सेस की हमने देखी थी दो शाखाएं। कौन कौन सी? क्वार्टरली एडवांस टैक्स और दूसरा हमने देखा था एडवांस टैक्स एंड विदहोल्डिंग टैक्सेस। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं, कल एक बच्चे ने मुझसे पूछा, मैंने उसको क्लियर भी कर दी थी क्लास के बाद। एडवांस टैक्स एंड विदहोल्डिंग टैक्स। सर जब मैं एडवांस टैक्स कहता हूं तो क्या मतलब है, और जब मैं विदहोल्डिंग टैक्स कहता हूं तो क्या मतलब है? क्या ये दोनों एडवांस टैक्स हैं? क्या ये दोनों विदहोल्डिंग टैक्स हैं या अलग अलग हैं? अच्छा, अब आपने अज्यूम ये करना है कि मैं हूं टैक्स पेयर, मैं कहीं जॉब कर रहा हूं, मेरी किसी कंपनी से सैलरी आ रही है, तो एम्प्लॉयर ने क्या किया, मेरी सैलरी थी 2 लाख रुपए, एम्प्लॉयर ने मेरे अकाउंट में पैसे भेजे 185,000 रुपीज। तो सैलरी रिसीव्ड सबसे पहले आएगी ग्रॉस सैलरी थी 2 लाख पर मंथ, लेकिन अब इसका ब्रेकअप कुछ यूं हुआ कि सैलरी रिसीव्ड हुई 185,000 और टैक्स विदहेल्ड हुआ 15,000, टोटल बन गई 2 लाख। ये जो टैक्स विदहेल्ड हुआ ये बेसिकली मेरी ही सैलरी है। क्या बात समझ आती है? ये मेरा ही टैक्स है जो एम्प्लॉयर ने विदहोल्ड किया और टैक्स वाले को जमा करा दिया। सर आप अपनी सैलरी पे खुद जमा कराते हैं ना टैक्स, एम्प्लॉयर ने क्यों विदहोल्ड किया? एम्प्लॉयर पे जिम्मेदारी है। आगे जाके हम देखेंगे कि लॉ एम्प्लॉयर को बाउंड करेगा कि जब तूने सैलरी देनी है तूने टैक्स विदहोल्ड करना है। अंग्रेजी जबान का लफ्ज़ है विदहोल्ड, रोक लेना है। इसका मतलब कि सर जब भी कोई बंदा पेमेंट कर रहा होगा और उस पेमेंट में से वो दूसरे का टैक्स रोक कर पेमेंट करेगा, उसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं विदहोल्डिंग टैक्स। क्या बात समझ आती है? अच्छा सर ये है किसका टैक्स है? क्या बताया था मैंने? ये एम्प्लॉई का टैक्स है, टैक्स पेयर का टैक्स है। जो इनकम अर्न कर रहा है उसका टैक्स है, तो सर ये एम्प्लॉयर डिडक्ट करके क्यों जमा करवा रहा है? क्योंकि उस पर जिम्मेदारी है। टैक्स वाले को मुझ पे भरोसा नहीं है, टैक्स वाले को एम्प्लॉई पे भरोसा नहीं है, इसीलिए जगह जगह लॉ में दूसरे बंदे पे जिम्मेदारी लगाई जाती है कि तूने इसका टैक्स काट के हमें जमा कराना है। विदहोल्डिंग टैक्सेस के प्रोविजन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में बहुत ज्यादा है। वजह यह है कि लोग खुद की खुशी से टैक्स जमा नहीं करवाते, नहीं भरते। मिसाल के तौर पर अगर एम्प्लॉयर पूरी सैलरी मुझे दे दे और मुझे फिर ये सैलरी पे टैक्स जमा कराना हो तो मैं तो टैक्स नहीं जमा कराऊंगा। फिर मैं तो साल के आखिर में कहूंगा भाई मेरी तो सारी जितनी भी सैलरी थी वो तो खर्च हो गई, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, ले लो टैक्स। कहाँ से लेते हो? ले लो भाई, निकलवा लो, नहीं दे रहा टैक्स है ही नहीं। फिर टैक्स वाला बोलेगा आप पर हम पेनल्टी लगाएंगे, आप पर डिफॉल्ट सरचार्ज लगाएंगे। बोलेगा लगा ले भाई, पैसे होते तो टैक्स ना दे देता। बात समझ आई? तो ये हो गया विदहोल्डिंग टैक्स। अच्छा, ये जो विदहोल्डिंग टैक्स है
बेसिकली अब जिनको अकाउंटिंग एंट्रीज सब, अब मैं बहुत ज्यादा दिनों तक अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख सकता, मुझे अकाउंटिंग एंट्रीज बनानी पड़ेंगी ना समझाने के लिए। तो जिनको अकाउंटिंग एंट्रीज समझ आ जाएंगी वो भी मुझे फिर एक्नॉलेज करेंगे, जिनको समझ नहीं आएंगी मुझे वो भी एक्नॉलेज करेंगे, ताकि फिर 1-2 दिन बाद जब वो उनकी अकाउंटिंग की बेसिक्स स्ट्रांग हो जाए तो मैं फिर से इसे एक्सप्लेन करूं। या वो ये कर सकते हैं कि फिर से इस लेक्चर को जाके, इस चीज को जाके दोबारा से देख लें कि सर ने एंट्री क्या समझाई थी। तो बेसिकली जब ये सैलरी मुझे एम्प्लॉयर देगा तो एम्प्लॉयर के लिए सैलरी इज एन एक्सपेंस। क्या ख्याल है? तो मैं अगर ये देखूं कि सर एम्प्लॉयर ने अपने पास एंट्री क्या की होगी, तो सर उसने सैलरी एक्सपेंस डेबिट किया होगा 2 लाख से, और पहली एंट्री उसने की होगी सैलरी पेबल क्रेडिट। ठीक है, ये एंट्री नंबर 1 की इसने। एंट्री नंबर 2, जब सैलरी पे करेगा तब क्या करेगा? सैलरी पेबल डेबिट करेगा, क्रेडिट क्या होगा भाई? 185 मेरे बैंक अकाउंट में आ गया, बैंक टू बैंक ट्रांसफर, एम्प्लॉयर के बैंक से निकल गया। कितना? 185। और सर एम्प्लॉयर ने मेरी सैलरी में से ये टैक्स विदहोल्ड किया, जो उसकी जिम्मेदारी है, उसकी लायबिलिटी है कि वो किसको जमा कराएगा? एफबीआर को। WHT पेबल टू एफबीआर 15,000। बात समझ आती है? ये एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है। एम्प्लॉयर की बुक्स में एक्सपेंस देखो पूरा गया 2 लाख का, लेकिन क्या उसने मुझे सैलरी पे पूरी 2 लाख की? नहीं, 185 की। बाकी का 15, सर बाकी का 15 भी ऐसा ही है जैसे मुझे पे कर दिया। देखो सैलरी पेबल पूरे से खत्म हो गया, खत्म हो गया। इसका मतलब उसने अपनी बुक्स में से पूरी सैलरी की लायबिलिटी खत्म कर दी। लेकिन सर पूरे पैसे आपको दिए तो नहीं उसने? हाँ, मुझे तो नहीं दिए, लेकिन मेरे बिहाफ पे किसको दे दिए? एफबीआर को दे दिए। तो इसका मतलब यह है कि सर अगर मैं अपनी बैलेंस शीट बनाऊंगा, पर्सनल बैलेंस शीट बनाऊंगा, पर्सनल बैलेंस शीट बनाऊंगा मैं, तो होगा क्या? सर आपके पास क्या आया? पर्सनल बैलेंस शीट बना रहा हूं मैं, अपनी पर्सनल बैलेंस शीट। तो मेरे पास क्या आया? कैश आया, बैंक आया, कितना? 185,000। अच्छा भाई, इनकम मेरी कितनी थी? 2 लाख। बच गया वो क्या है? सर वो है WHT, यानी कि एडवांस। अब मेरे लिए नेचर प्रीपेड का है ना, एडवांस ना लिखो, इसको लिखो प्रीपेड टैक्स। ठीक है, ये टैक्स जो विदहोल्ड हो गया, प्रीपेड टैक्स कितना? 15,000 के बाद समझ आती है। मेरी इनकम पूरी 2 लाख, आए कितने? 185, और जो बाकी के 15 हैं वो मेरा प्रीपेड टैक्स है। पहले से टैक्स जमा हो गया, किसने जमा करा दिया? एम्प्लॉयर ने। सर लेकिन अभी पूरा साल तो नहीं हुआ, पूरा साल खत्म होगा, आपकी सैलरी फाइनल होगी, फिर टैक्स एक्सपेंस निकालेंगे हम। तो हमने कहा हाँ पूरा साल नहीं हुआ, साल से पहले टैक्स जमा हो गया, तभी तो ये मैंने क्या कर दिया, इसको क्या लिखा है? प्रीपेड टैक्स। ये मेरा एसेट हो गया, प्रीपेमेंट हो गई। प्रीपेमेंट एसेट होता नहीं होता? कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको ये एंट्रियां कंप्लीटली समझ आ गई हैं? कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको ये एंट्रियां समझ नहीं आई हैं? हाथ उठाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये क्या, ये वही बच्चे हैं कि जो बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग की क्लास ले रहे हैं अभी? ठीक है बेटा, तो आ जाएंगे आपको समझ, कोई टेंशन की बात नहीं। ठीक है, लेकिन बस मैंने एंट्रीज को इसलिए एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि अभी आगे बढ़ जाऊंगा तो फिर मैं भूल जाऊंगा इसकी एंट्रियां बनाना। ठीक है, एंट्रीज बनाने का मकसद ये था, एंट्रियां बनाने का मकसद ये था कि मेरी इनकम पूरी 2 लाख है और 15,000 जो मुझे कम रिसीव हुए हैं वो मेरा प्रीपेड टैक्स जमा हो गया। लेकिन उसको मैं बोलूंगा क्या? ये टैक्स क्या हो गया? विदहोल्ड हो गया। देने वाले ने देते वक्त पैसे रोक के दिए मुझे, रोक के दिए मुझे। है मेरी प्रीपेमेंट ही, है मेरा एडवांस टैक्स ही, लेकिन कट के मिला है।
किसी और ने रोक के जमा करा दिया, तो इसके लिए अल्फाज क्या इस्तेमाल करता हूं मैं? विद होल्डिंग टैक्स। अब आओ एडवांस टैक्स। ये क्या चीज है सर? ये भी पहले से पे किया जाने वाला टैक्स है, लेकिन ये थोड़ा सा दूसरी नेचर का है। मिसाल के तौर पर मैंने इंटरनेट का बिल पे किया, अच्छा जब मैंने इंटरनेट का बिल पे किया तो बिल तो था 1500 रुपए का, इंटरनेट चार्जेस 1500 रुपए के थे। उस पर अल्लाह भला करे सेल्स टैक्स ऐड हुआ था 250 रुपए का, और सर उसके ऊपर इनकम टैक्स ऐड हुआ था 300 रुपए का। बन कितने गए? 2050। सर ये इनकम टैक्स जो ऐड हुआ इसका मतलब कि जब मैंने ये बिल पे किया तो मैंने सिर्फ इंटरनेट का बिल पे नहीं किया, साथ में टैक्स भी पे किया, जेब से निकाला और पे किया। क्या ये भी प्रीपेड है? जी सर, नेचर इसका भी प्रीपेड है, लेकिन क्या ये विदहोल्ड हुआ है? नहीं, ये मैंने पे किया है। इसका नेचर भी प्रीपेमेंट, इसका नेचर भी प्रीपेमेंट, बस तरीका अलग है। क्या अलग है? तरीका अलग है। बात समझ आती है? विदहोल्डिंग के केस में जो बंदा पेमेंट कर रहा होता है उस पे जिम्मेदारी होती है तूने सामने वाले का टैक्स विदहोल्ड करना है और पेमेंट करनी है। एडवांस टैक्स कलेक्शन के केस में क्या होता है? जिम्मेदारी होती है, इंटरनेट कंपनी की जिम्मेदारी है, स्टॉर्म फाइबर की जिम्मेदारी है, ट्रांसवर्ल्ड की जिम्मेदारी है कि तुमसे न सिर्फ इंटरनेट चार्जेस ले बल्कि एडवांस टैक्स भी कलेक्ट करे। क्या करे? कलेक्ट करे। क्या बात समझ आ रही है? ये विदहोल्डिंग नहीं है, ये एडवांस टैक्स कलेक्शन। नेचर दोनों का प्रीपेड है, नेचर दोनों का। क्या ये बात दिमागों में घुसती है आप लोगों के? गुड। तो बेटा एक हो गया था हमारा एडवांस टैक्स की हेडिंग हो गई थी हमारी, और अब उसके बाद आप लोग हेडिंग डालेंगे ऑन वॉलेंटरी बेसिस। ऑन जी बेटा, सर जी बेटा, एक पहले उसने हाथ रेज किया। टैक्स के नीचे एम्प्लॉय के लिए एक्सपेंस है, एम्प्लॉय के लिए सैलरी। साल खत्म होगा फिर हम एक्सपेंस की एंट्री करेंगे ना। अभी तो साल के खत्म होने से पहले मैंने अगर कोई चीज पे कर दी है तो वो तो प्रीपेड हो गई ना। एडवांस टैक्स से एडजस्टमेंट कैसे होगा बाद में बताऊंगा। हाँ, ये एम्प्लॉय की बुक्स में, पर्सनल बैलेंस शीट में, ये एम्प्लॉयर की बुक्स में। सही है, ये एंट्रियां बाद में आएंगी। एम्प्लॉयर हमारी ही सैलरी से काट के पे कर रहा है, हम ही बेसिकली हम ही पे कर रहे हैं। एम्प्लॉयर पे कर रहा है तभी तुम्हारे नाम का चालान जमा कराएगा, और तुमने इंटरनेट वाले कंपनी को पे किया वो भी इस 300 रुपए को तुम्हारे नाम का चालान जमा कराएगा, तुम्हारे नाम पर ही जमा कराएगा। क्लियर? तुम्हारे नाम का चालान बनेगा। चालान जिसके नाम का बन रहा है उसके लिए प्रीपेड टैक्स है। कलेक्शन का तरीका कुछ भी हो, बात समझ आती है? कलेक्शन का तरीका कुछ भी हो। अब मैं छोटी सी मिसाल दूंगा। एक इनकम टैक्स भी कलेक्ट किया जाता है तुमसे, वो कैसे कलेक्ट किया जाता है? बोला जाता है भाई साल के आखिर में इनकम निकालो और टैक्स लाओ, ठीक है। और ऐसे भी किया जाता है कि तुमसे सेल्स टैक्स कलेक्ट किया जाता है, तुम बिस्किट परचेज करते हो उसके अंदर टैक्स शामिल होता है, तो वो भी तो पे टैक्स तुमने पे तो किया है ना। क्या ख्याल है? तुम पेट्रोल भरवा रहे हो तो भी टैक्स पे कर रहे हो, पे तो तुमने किया। बहुत सारी चीजों पे टैक्स तो तुमने पे किया ना। तुमने प्रीपेड कार्ड फोन में डलवाया, तुमने टैक्स पे किया, तुम्हें पता भी नहीं चला तुमने कर भी दिया। तो हमने कहा मोड तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन पे कौन कर रहा है? पे हम कर रहे हैं सर, हमारी जेब से जाओ। ठीक है, क्लियर है सबको? चलें आगे। तो हमने कहा सर एक तो ये तरीका हो गया कि एडवांस टैक्सेस, विदहोल्डिंग टैक्सेस, इस तरह से हमारी जेब से पैसा वक्तन फवक्तन पूरे साल के 12 महीनों में मुख्तलिफ एवेन्यूज के ऊपर निकलता है और हुकूमत की ट्रेजरी के अंदर, गवर्नमेंट के खजाने के अंदर चला जाता है। एक तो ये तरीका है जिससे हमारी जेब से पैसा निकल के हुकूमत के पास जाता है। दूसरा तरीका होता है ऑन
वॉलेंट्री बेसिस, टैक्स पेड at the time of submission of return of income voluntarily by the taxpayers। अच्छा सर, मिसाल के तौर पर हमारी सैलरी थी और एम्प्लॉयर ने विदहोल्ड नहीं किया, एम्प्लॉयर ने टैक्स विदहोल्ड नहीं किया, या जिस जगह हम जॉब करते थे वहां पर किसी को पता ही नहीं था सैलरी से टैक्स विदहोल्ड होता है, वो पूरी 2-2 लाख रुपए हमारे अकाउंट में पैसे डालता चला गया। फिर सर हमने पूरे साल में कई बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाया और उससे भी हमने ठीक ठाक पैसे कमाए, तो सैलरी भी कमाई और भी इनकम आई और किसी ने कोई एडवांस टैक्स वगैरह भी नहीं काटा, साल खत्म हो गया, तो क्या मुझ पे जिम्मेदारी है टैक्स जमा कराने की? हमने कहा जी बिल्कुल है। अगर आपकी इनकम टैक्सेबल इनकम तक पहुंच जाती है, अगर आपकी इनकम टैक्सेबल लिमिट, हमारे पास टैक्स रेट कार्ड दिए हुए हैं ना, देखो उसमें क्या लिखा हुआ है, 4 लाख रुपए सैलरी के केस में 6 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, सैलरी पहले वाले डब्बे में देखो 6 लाख तक कोई टैक्स नहीं है और दूसरे वाले डब्बे में देखो 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। यानी कि अगर आप सिर्फ सैलरी कमा रहे हो तो 6 लाख तक अगर आप कमाओगे तो कोई टैक्स नहीं है, और सैलरी के अलावा कोई और काम कर रहे हो 4 लाख तक कमाओगे तो कोई टैक्स नहीं है। यानी मिसाल के तौर पर अगर मैं सैलरी अर्न कर रहा हूं और मैंने 20 लाख रुपए सैलरी कमाई है, तो क्या मुझे टैक्स देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। और किसी ने कोई टैक्स नहीं काटा तो सर साल खत्म होगा, तो अब आप पे जिम्मेदारी है, लॉ की तरफ से भी आप पे जिम्मेदारी है कि अब आप खुद की खुशी से रिटर्न जमा कराएंगे। खुद की खुशी से अब क्या जमा कराएंगे? रिटर्न। अब ये रिटर्न क्या है सर? ये रिटर्न आप कहते हैं, समझ नहीं आता। मैंने फिर पहले भी बताया था, ये रिटर्न एक फॉर्म है, इनकम टैक्स का फॉर्म है। ये सेल टैक्स रिटर्न भी होता है, इनकम टैक्स रिटर्न भी होता है। इनकम टैक्स का फॉर्म है जिसके अंदर आप हर चीज टैक्स वाले को बताते हो खुद से। आप बोलते हो मेरी सैलरी इनकम इतनी है, मेरी प्रॉपर्टी इनकम इतनी है, मेरी रेंटल इनकम इतनी है, मेरी बिजनेस इनकम इतनी है, मेरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इतनी है, मेरे पास ये गाड़ी है, मेरे पास गोल्ड भी है, मेरे पास कैश भी है, मेरे नाम पे ये प्रॉपर्टी है, मेरे नाम पे वो प्रॉपर्टी है। हर चीज आप उसके अंदर अपनी डिक्लेयर करते हो। क्या करते हो? यूं समझ लो कि टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न टैक्स की दुनिया का पीएनएल है और टैक्स की दुनिया की बैलेंस शीट है। क्या पीएनएल और बैलेंस शीट समझ आती है? ये टैक्स की दुनिया की पीएनएल है और टैक्स की दुनिया की बैलेंस शीट है। यानी कि जब साल खत्म होगा तो मैं टैक्स वाले को ये फॉर्म फिल करके बताऊंगा कि मेरी सैलरी इनकम है तो कितनी है, मेरी बिजनेस इनकम है तो कितनी है, मेरी रेंटल इनकम है तो कितनी है, मेरी कैपिटल गेन है तो कितना है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है तो कितना है, मेरे एसेट्स कितने हैं, मेरे पास कार है, कैश है, बैंक है, प्रॉपर्टी है। क्या हो गया बेटा? क्या हो गया? खैरियत है? खैरियत है? क्लास चल रही ना बेटा? कार, कैश, बैंक, प्रॉपर्टी, मैं ये सब बताऊंगा। ना सिर्फ एसेट्स बताऊंगा बल्कि अपनी क्या भी बताऊंगा, लायबिलिटीज बताऊंगा। मैं बताऊंगा मैंने किसी से लोन लिया हुआ है, दोस्त से, मैंने बस ठीक है, सही है। तो ये सारी की सारी चीजें मैं इस रिटर्न के अंदर साल के आखिर में डिक्लेयर करूंगा। तो जब मैं इसके अंदर, आप खुद बताओ, जब मैं इसमें डिक्लेयर करूंगा कि मेरी सैलरी है 24 लाख साल की, एनुअल रिटर्न होता है। जब भी हम रिटर्न की बात करेंगे साल की इनकम की बात करेंगे। साल की सैलरी है 24 लाख, मैंने रिटर्न में डाल दी 24 लाख। अब मैं सबमिट करने लगा हूं। सबमिट, क्या मुझे सबमिट करने देगा? खोलेगा इसका टैक्स का है। मुनीर साहब टोपी ड्रामे नहीं चलेंगे। आपने सैलरी डाली है 24 लाख रुपए,
इसका टैक्स कहाँ जमा हुआ है। इसका मतलब सर पोर्टल को कैसे पता टैक्स जमा हुआ नहीं हुआ? ये तो ऑनलाइन सिस्टम है, इसको कैसे पता टैक्स जमा हुआ है नहीं हुआ? अगर तो आपके एम्प्लॉयर ने टैक्स पहले से काटा हुआ है, मिसाल के तौर पर इस 24 लाख पर टैक्स बनता है 180, अज्यूम कर रहा हूं, सही है, तो एक और पेज होता है इसका, एडवांस टैक्सेस या विदहोल्डिंग टैक्सेस का पेज होता है। उसके अंदर डालना पड़ता है टैक्स डिडक्टेड बाय एम्प्लॉयर। हम बोलेंगे भाई ठीक है 24 लाख इनकम है, लेकिन हमारे एम्प्लॉयर ने पूरा के पूरा टैक्स हमारा क्या कर लिया है, डिडक्ट भी कर लिया है और जमा भी करा दिया है हर महीने के महीने। क्या बात समझ आती है? जब हम इसको ये बता देंगे, जब हम फॉर्म के अंदर ये बता देंगे तो ये मुझे फॉर्म सबमिट करने देगा। सर अगर आपके एम्प्लॉयर ने टैक्स नहीं काटा तो हमने कहा फिर मैं इस जगह पे कुछ ही नहीं लिखूंगा, इस जगह पे कुछ नहीं लिखूंगा। अब मैंने सबमिट का बटन दबाया, अब सबमिट नहीं होगा। क्यों सबमिट नहीं होगा? ये बोलेगा टैक्स एडमिटेड 180, पहले टैक्स जमा कराओ फिर सबमिट होगा, फिर सबमिट होगा। फिर मैं क्लिक करूंगा, चालान बनेगा 1,80,000 का चालान बनेगा। वो चालान मैं बैंक में जमा करवाऊंगा या मैं ऑनलाइन ट्रांसफर करूंगा। बात समझ आती है? जैसे ही मैं वो चालान बैंक में, नेशनल बैंक में जमा कराऊंगा, एक एक्नॉलेजमेंट जनरेट होगी। क्या जनरेट होगी? एक्नॉलेजमेंट जनरेट होगी, जिसको कहते हैं सीपीआर। क्या कहते हैं? सीपीआर कहते हैं उसको। इसका मतलब होता है कंफर्म पेमेंट रिसीट, कंफर्म पेमेंट रिसीट। जैसे ही ये सीपीआर जनरेट होगा, अब मुझे वो रिटर्न सबमिट करने देगा, वरना मुझे वो रिटर्न सबमिट करने नहीं देगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये टैक्स मेरे एम्प्लॉयर ने नहीं काटा तो मैंने खुद की खुशी से वॉलंटरीली साल के आखिर में ये इनकम डिक्लेयर की और जो टैक्स उस पर बनता था मैंने अपनी जेब से जमा कराया और ये फॉर्म सबमिट कर दिया। क्या बात समझ आती है? ऑन वॉलंटरी बेसिस टैक्स पेड एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। अच्छा सर, ऐसा हो सकता है कि आपने 24 लाख की सैलरी दिखाई, फिर साथ में कुछ आपने 6 लाख की बिजनेस इनकम भी दिखाई। अच्छा, ये सारा आगे जाके हम पढ़ेंगे डिटेल में। फिर आपने 2 लाख की रेंटल इनकम दिखाई। अब एम्प्लॉयर ने तो टैक्स काटा है 180, बहुत अच्छी बात है। आपने सेलफोन वगैरह पे, इंटरनेट के ऊपर मुख्तलिफ जगहों पे टैक्स दिया हुआ है, अदर एडवांस टैक्स आपने दिया हुआ है 20,000, तो टोटल कितना बना? 2 लाख। ये आपने पहले से दिया हुआ है, लेकिन सर जो इनकम आपने शो की है उसके हिसाब से टैक्स बनता है 2.5 लाख। आपने पहले से दिया हुआ कितना है? 2 लाख। आपने जो इनकम शो की उसके हिसाब से बनता कितना है? 2.5 लाख। आप सबमिट करेंगे, सबमिट हो जाएगा? नहीं होगा, वो कहेगा 50,000 का टैक्स एडमिट करो। 380 कहां से आ गया भाई? एडवांस टैक्स है बेटा, एडवांस टैक्स है ना। एडवांस टैक्स मेरे एम्प्लॉयर ने काट लिया है पहले से, ये तो एडवांस टैक्स पहले से काट लिया है। ये मेरी इनकम है, मेरा टैक्स बना कितना? 2.5 लाख। पहले से मेरे एम्प्लॉयर ने कितना काट लिया? और मुख्तलिफ जगहों पे, इंटरनेट पे, मोबाइल पे मैंने और कितना दिया हुआ है? 20,000। तो दोनों मिला के कितना बना? 2 लाख। बन गया 2 लाख। मेरा टैक्स बनता कितना है? 2.5 लाख। तो अब मुझे मजीद 50,000 रुपए का टैक्स जमा करवाना पड़ेगा, तब जाके मेरा रिटर्न क्या होगा? सबमिट होगा। क्या ये बातें सबको समझ आती हैं बेटा? बोलो मेरे बच्चे। ये लोन, तुम बताओ, ये लोन कैश वाला होगा? बैंकिंग चैनल वाला लोन होगा। वो बाद में बात करेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में करेंगे बात। अभी टेक थिंग्स ऑन द फेस ऑफ इट, डोंट कंफ्यूज। स्टार्ट से टैक्स भरा साल का मिलेगा, उसको पेनल्टी वगैरह पड़ेगी तो पूरा पूरा साल का भरा नहीं, कोई पेनल्टी नहीं भरी। टैक्स ड्यू होता ही साल के आखिर में ना। अगर किसी ने किसी का टैक्स नहीं काटा तो जिसकी जिम्मेदारी थी काटना उसने नहीं काटा, हम क्या करें? जिसकी जिम्मेदारी थी टैक्स काटना उसने टैक्स नहीं काटा, हम क्या करें भाई?
लेकिन हम साल के आखिर में अपनी इनकम डिक्लेयर तो कर रहे हैं और जितना टैक्स बनता है वो जमा करवा रहे हैं। क्या बात समझ आती है? बोलो बेटा। किसी की सैलरी अगर ईयरली 5 लाख हो और उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी हो तो टैक्स सिर्फ उसी इनकम पे होगा, सैलरी भी नहीं होगा, सब पे होगा। वो फिर हम करेंगे कैलकुलेशन, अभी कंफ्यूज ना हो। ये 6 लाख कैसे होगा, इसकी एग्जेम्पशन कैसे कैलकुलेट होगी, इसका टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, ये सारी कैलकुलेशन बाद में आएंगी, अभी कंफ्यूज ना हो। सही, आने वाली, थोड़ी देर में आने वाली, थोड़े दिनों में आने वाली है, टेंशन क्यों लेते हो? बोलो बेटा। क्या बेटा, कौन सी लाइन समझ नहीं आई? ये समझ नहीं आया? जब साल खत्म होगा तो हर टैक्स पेयर एक टैक्स डिपार्टमेंट को फॉर्म सबमिट करेगा। ये मैंने पूरा फॉर्म बना के दिखाया ना मेरे बच्चे। ये तुमने जब फॉर्म सबमिट किया तो तुमने फॉर्म में ये सब चीजें लिख दी ना, 24 लाख, 6 लाख, 2 लाख इनकम लिखी ना तुमने। तो इस इनकम पर टैक्स बनता है कितना? 2,50,000। अब तुम ये फॉर्म सबमिट करने के लिए गए, क्लिक किया तो लिखा हुआ आएगा 2.5 लाख रुपए आप जमा कराएंगे तो फॉर्म सबमिट होगा। तो आपने खुद से वॉलंटरीली अपनी पूरी इनकम डिक्लेयर की ना, और उसके बाद फिर आपने टैक्स जमा कराया तो फिर ये फॉर्म सबमिट हो गया। क्लियर है? और कोई मसला किसी को बेटा? चले आगे। कोई ऐसी डाल दे और सबमिट कर दे, झूठा डाल दे, डालते हैं, हो भी जाता है। आपने डाला कि टैक्स डिडक्टेड बाय एम्प्लॉयर, टैक्स डिडक्टेड बाय एम्प्लॉयर, आपने 1,80,000 डाल दिया, जबकि आपके नाम पे तो कोई टैक्स जमा हुआ ही नहीं है। अब एफबीआर ने एक और काम किया है, एफबीआर ने बना दिया मालूमात पोर्टल। क्या, कौन सा पोर्टल? मालूमात पोर्टल। आपके नाम पे जो चालान जमा होता है ना वो मालूमात पोर्टल पर अपीयर होता है। अब आपने बोला मेरे नाम पर 1,80 डिडक्ट हो गया, मालूमात पोर्टल पे टैक्स का कोई चालान आपके नाम पे आ ही नहीं रहा, एम्प्लॉयर ने कोई चालान जमा ही नहीं करवाया। एम्प्लॉयर भी ऐसे टोपी ड्रामे करते हैं, टैक्स काट लिया, जमा ही नहीं करवाया, पैसे ही नहीं है, खाली है, आपके पैसे खाली है, टैक्स जमा ही नहीं करवाया। तो अब मालूमात पोर्टल पर आपके नाम पे कोई चालान नहीं आ रहा होगा और आपने यहां पर डाल दिया तो टैक्स वाला पकड़ लेगा, आपको पकड़ लेगा, आपको भी पकड़ लेगा। आपको पकड़ेगा इसलिए वो बोलेगा कि आपने ये जमा करवाया है, चालान तो आ ही नहीं रहा, पहले आपको पकड़ेगा। फिर आप बोलोगे ये तो एम्प्लॉयर ने जमा नहीं करवाया, मैं क्या करूं? बोलेगा आप अपने एम्प्लॉयर से सर्टिफिकेट लाके दो। वो बात की बातें हैं, बिल्कुल करवाते हैं बेटा, जेब से खुद पैसे देंगे। जब पूरे साल कमाया है तो पैसे ना देंगे, टैक्स ना देंगे? देखो कोई कह सकता है सर हम तो नहीं देंगे। जब आप टैक्स नहीं, जब आप इनकम शो नहीं करोगे, जब आप इनकम शो नहीं करोगे तो क्या आपके एसेट्स आ सकते हैं? सवाल है मेरा आपसे, अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स हो, आ सकते हैं? आपको कोई गाड़ी खरीदनी है, 25 लाख रुपए की गाड़ी खरीदनी है, आपके रिटर्न के अंदर कैश आ रहा है 1 लाख, बैंक आ रहा है 2 लाख, कुछ भी नहीं आ रहा, 3 लाख आ रहा है आपके पास। आपके पास एसेट कितने हैं? 3 लाख के। आपको गाड़ी खरीदनी है, खरीद सकते हो गाड़ी? नहीं खरीद सकते सर, आपके पास पैसे नहीं है इतने। अब ये पैसे कहां से आएंगे सर? ये पैसे इनकम से आएंगे। तुमने पूरे साल कमाई 30 लाख की इनकम, बैंक डेबिट 30 लाख, इनकम क्रेडिट 30 लाख, तो इनकम आएगी तो बैंक में पैसे आएंगे ना। क्या ख्याल है? नहीं बात समझ? इनकम अगर बैंक में रिकॉर्ड, मैंने आपको यही तो बोला, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जगह जगह आपकी गन पट्टी पे बंदूक रख के बोलेगा आपके पास बैंक से पैसा क्यों नहीं आया। सैलरी आएगी बैंक से आ रही होगी, बात समझ आ रही है? प्रॉपर्टी बेच रहे हो, पैसे बैंक के अंदर लेने पड़ेंगे, आगे जाके हम पढ़ेंगे, सारी चीजें बैंक से आ रही होंगी। और अगर कैश में आया और आपने छुपा लिया, कैश में आया और आपने छुपा लिया, तो यहां पे दिखा तो नहीं सकोगे ना। यहां पे दिखा तो, बैंक में पैसे आ तो नहीं सकेंगे।
बात समझ आ रही है? अगर मिसाल के तौर पर तुमने कैश दिखा दिया 6 लाख, तो टैक्स वाला बोलेगा तू कैश दिखा रहा है 6 लाख रुपए, इसका मतलब तेरी 6 लाख इनकम हुई होगी, ला टैक्स। अगर आपने बैंक में दिखाया 12 लाख, टैक्स वाला बोलेगा तूने 12 लाख बैंक में शो किए हैं, इसका मतलब तेरे पास पैसे आए होंगे तो कैश आया ना, टैक्स निकाल। हमने बोला नहीं सर मैं छुपा लूंगा, कैश आ गया लेकिन मैं टैक्स वाले को नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। तो हमने कहा अच्छा तू नहीं बताएगा, तू ना बता। अब तुझे गाड़ी खरीदनी है 25 लाख रुपए की, कैश पड़ा हुआ है तेरे पास थैले में, बोरे में कैश पड़ा हुआ है, बोरे में। तू टोयोटा इंडस मोटर चला गया, मुझे गाड़ी चाहिए, पैसे कहाँ हैं? बोरे में पड़े हुए। टोयोटा इंडस वाला बोलेगा हमें तो चाहिए पे ऑर्डर। सुनो पहले सुन लो, हमें तो चाहिए पे ऑर्डर अपने नाम पे। पे ऑर्डर कैसे बनेगा? तुम्हारे बैंक अकाउंट से बनेगा। तुम्हारे और तुम्हारे बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं? 2 लाख। तुम्हारे बैंक अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है, तो सर मैं एक काम करता हूं, मैं ये कैश का बोरा लेके बैंक जाता हूं और बैंक में पैसे डिपॉजिट करवा देता हूं। बहुत अच्छा काम किया तूने। 25 लाख प्लस 2 लाख। अब बैंक के अंदर आ गए ये पैसे। अब टैक्स वाले को रिकॉर्ड मिल गया कि बैंक के अंदर 25 लाख जमा हुए हैं। वो बोलेगा कहां से आए ये पैसे, कैसे कमाए ये पैसे, टैक्स कहां है इस पर? तो फिर तुम बोलोगे ये लो भाई टैक्स, ले लो टैक्स। तो तुम इनकम कमाओगे तो तुम्हारे एसेट्स बढ़ेंगे। जब तुम्हारे एसेट्स बढ़ेंगे तो तुम कोई चीज परचेज कर सकते हो। जिंदगी का मकसद ये तो नहीं होता ना कि कैश के अंदर हमने 1-2 लाख रुपए कमा लिए सर, नाहिद और इम्तियाज जाके शॉपिंग कर लेंगे, पेट पे हाथ फेर के सो जाएंगे। जब बंदा ज्यादा कमाता है तो उसके फिर ख्वाहिशें और अरमान बड़े होते हैं। बोलते हैं फिर अच्छी गाड़ी लेंगे सर, अच्छी गाड़ी आती है, फिर और पैसे आ गए, अच्छा घर भी लेंगे, फिर और पैसे आ गए, अब सर फॉर्च्यूनर लेंगे, अच्छा और पैसे आ गए, अब क्या करेंगे? अब सर 5 करोड़ की गाड़ी लेंगे। अब घर कहाँ लोगे भाई? सर अब दुबई में भी एक फ्लैट हो तो क्या बात है, यूके के अंदर भी एक अपार्टमेंट हो तो क्या बात है। ऐसा ही है ना? तो वो कैसे लोगे अपार्टमेंट हो गाड़ी, जब तक तुम इनकम को शो नहीं करोगे और उस इनकम पे टैक्स नहीं दोगे। जब तुम शो करोगे तो तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। क्या बात समझ आती है? और कैश से आप ये चीजें परचेज नहीं कर सकते हो। बात समझ आती है बेटा? जितनी आती है उतनी काफी है, आगे और बहुत आ जाएगी। आगे बहुत पढ़ना है ना हमने, सारे सब कुछ यही तो नहीं पढ़ना ना हमने। अच्छा तीसरी चीज लिखो, तीसरी हेडिंग डालो बेटा जल्दी से। ऑन डिमांड बाय टैक्स अथॉरिटीज। तीसरा ऑन डिमांड बाय टैक्स अथॉरिटीज। ऑन डिमांड बाय टैक्स अथॉरिटीज। ऑडिट, amendment of assessment, best judgment। ये बस लिख लो, इसको मैं अभी समझाऊंगा नहीं, इसको हम बाद में समझेंगे बेटा। एक छोटी सी बात समझाऊंगा ताकि इससे कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, सारी बातें तीनों नहीं समझाऊंगा। ऑडिट, अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट, बेस्ट जजमेंट। ऑडिट, अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट, बेस्ट जजमेंट। सर टैक्स कलेक्ट करने का पहला तरीका था कि वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ जगहों पे जहां हुकूमत से हो सका हमसे एडवांस टैक्स लेती जाएगी पूरे साल, थोड़ा थोड़ा करके हम देते जाएंगे। फिर साल खत्म होगा तो हमें अपना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, हुकूमत को बताना पड़ेगा इतनी इनकम है वॉलंटरी बेसिस पे, और जो टैक्स कम जमा हुआ है वो जमा कराना पड़ेगा, या अगर कोई टैक्स नहीं कटा तो पूरा जमा कराना पड़ेगा। ऐसा ही है। तीसरा, अगर आपने यहां पर इनकम गलत लिखी, जैसे ये भाई साहब 2 नंबरी करना चाह रहे थे, इनकम कम शो की और रिटर्न जमा करा दिया, कैसे पता लगेगा सर? हमने तो टोपी करा दी टैक्स वाले को, हमने तो टोपी करा दी टैक्स वाले को, हमने इनकम कम शो कर दी, अपनी इनकम कम शो कर दी अपनी। फिर टैक्स वाला इसको चेक भी करता है। क्या करता है? चेक भी करता है, ऑडिट भी करता है। क्या करता है? ऑडिट भी करता है। ऑडिट का मतलब होता है चेकिंग।
इन्वेस्टिगेशन, चेकिंग। वो 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद आपका ऑडिट खोलेगा। ऑडिट खोलेगा और आपका रिटर्न उठाएगा, बोलेगा अच्छा भाई आपने कहा कि आपकी इनकम साल में कितनी आई है 24, 6 और 2 कितने हुए 32 लाख, मुझे जरा चेक करवाओ। अच्छा भाई कैसे चेक करवाएं भैया, आपको कैसे चेक करवाएं? यार आप अपने सारे बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट ला दो, सारी बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट ला दो। अब आपकी बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट में पैसे पूरे साल के अंदर गिरे हैं 50 लाख और आपने झूठ बोल के शो कितने की इनकम 32 लाख। अब हो सकता है कि वो 50 लाख आपकी इनकम ना हो। आप ये कह सकते हो, आप ये कह सकते हो कि भाई मैंने 10 लाख रुपए का अपनी अम्मी से लोन लिया था और वापस कर दिया, तो इनकम तो ना हुई ना। देखो आपके पास उसके कोई रीजनेबल ग्राउंड्स हो सकते हैं, आपके पास उसकी कोई लॉजिकल जस्टिफिकेशन हो सकती है, लेकिन टैक्स वाला पता है क्या करता है? बैंक स्टेटमेंट उठाता है, बोलता है जितने पैसे आपके अकाउंट में गिरे हैं ना सारी तुम्हारी इनकम है। अब आप उसको जस्टिफिकेशंस देते हो, फिर क्या देते हो उसको? जस्टिफिकेशन कि नहीं भाई मेरी इनकम तो इतनी ही है, ये तो लोन था, ये तो ये था, ये तो ये था, मेरी इनकम इतनी है। आप उसको चेक करवाते हो। अच्छा अगर आप उसको एक्सप्लेनेशन देने में नाकाम रहे, आपने बोला भाई ये 10 लाख रुपए तो मैंने अपनी अम्मी से लोन लिया था, कसम खाने को तैयार हूँ, हल्फिया लिखने को तैयार हूँ। अच्छा बेटा बस रुलाएगा क्या मुझे, यकीन आ गया मुझे तेरी बात पे, बस तू एक काम कर अपने अम्मी की बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट हमें ला दे, हम चेक कर लें तेरी अम्मी के अकाउंट से आए पैसे कि नहीं आए। अब परेशान, अरे भाई अम्मी का तो बैंक अकाउंट ही नहीं है तो मैंने टोपी ऐसी कराई है कि अम्मी का तो बैंक अकाउंट ही नहीं है, अब मैं क्या करूं? फंस गया, तो फंस गया। और वो प्रूफ नहीं दे सकेगा, जस्टिफाई नहीं कर सकेगा, और जस्टिफाई नहीं कर सकेगा क्योंकि देखो तभी तो लोन की कंडीशन थी ना, लोन बैंकिंग चैनल से आना चाहिए, बैंक टू बैंक वेरीफाई होगा। अब अम्मी का तो बैंक अकाउंट ही नहीं है, अब वो कैसे प्रूफ करेगा बेचारा? वो प्रूफ नहीं कर सकेगा, और जब वो प्रूफ नहीं कर सकेगा तो टैक्स वाला बोलेगा भाई तेरी इनकम 32 लाख नहीं है 42 लाख है, ये 10 लाख भी जो बैंक स्टेटमेंट में आके नाच रहा है ये तेरी इनकम ही है जो तूने हमसे छुपाई। तो ऑडिट होगा, चेकिंग होगी, और उसके बाद फिर टैक्स वाला डंडे मार के तुमसे मजीद पैसे भी ले सकता है। क्या बात समझ आती है? तो इन तरीकों से इन मेथड से आपकी जेब से पैसा निकल के कहां जाता है? टैक्स की सूरत में गवर्नमेंट के पास जाता है। क्या बातें समझ आती है बेटा? ये तो सिर्फ अभी मैंने आपको मुख्तसर एक ओवरव्यू दिया है, बेसिक कॉन्सेप्ट हमने किए हैं। आगे हर चीज के ऊपर बड़े बड़े चैप्टर्स मौजूद हैं, बड़ा डिटेल डिस्कशन आने वाला है, इसलिए आपने परेशान नहीं होना। परेशान तो हम वैसे ही नहीं होते सर। चलो अब आप लोग बड़ी बड़ी हेडिंग डालोगे, स्कोप ऑफ टैक्स। सर हम टैक्स इवेजन भी पढ़ेंगे? टैक्स इवेजन भी पढ़ेंगे, हाँ थोड़ी बहुत पढ़ा दूंगा। देखो टैक्स इवेजन जो है ना वो तो इंसान की अपनी कमीनगी पे मुख्तसर है। इंसान का दिमाग कितना शैतानी है, इंसान का दिमाग कहां से रास्ते निकालता है, ठीक है? ये इस चीज के ऊपर मुनहसर है, सही है? अच्छा कुछ चीजें बड़ी आसान होती हैं, आप आसानी से टोपी ड्रामा कर सकते हो। अच्छा अगर तो ढंग वाला बंदा हो ना चेक करने वाला, अगर टैक्स डिपार्टमेंट करप्ट ना हो, अगर हमारे मुल्क के इदारे करप्ट ना हो, लोग अच्छे हों, तो चीजों को पकड़ना इतना मुश्किल नहीं है, चाहिए। लेकिन हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली हर चीज का जवाब रिश्वत है। कोई मसला आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, आपने इनकम अंडर डिक्लेयर कर दी है, गलती कर दी है, जानबूझ के कर दी है, पैसे खिलाते हैं, काम हो जाता है अनफॉर्चुनेटली, ठीक है? बाहर तो हमें तो टैक्स को जो पढ़ना है वो पढ़ना है उसकी ट्रू स्पिरिट में पढ़ना है, ठीक है बेटा? श्योर। अब जरा आप डाल लो हेडिंग, क्या? स्कोप ऑफ टैक्स।
लिखो, इनकम टैक्स शैल बी इम्पोज्ड, लिखते जाओ, इनकम टैक्स शैल बी imposed for each tax year, for each tax year at the rate specified in division 1 and 2 part 1। ये इसको आसान कर दो, चलो क्या लिखोगे, the rates specified in first schedule, आसान कर लो इसको, at the rates specified in first schedule on every person, on every person who has taxable income for the year, who has taxable income for the year। अच्छा, ये जो सेक्शन नंबर 4 है, ये बड़ा ताकतवर सेक्शन है, तुम्हें इसकी ताकत का अंदाजा नहीं है। अच्छा, ये पूरे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का चार्जिंग सेक्शन है। ये सेक्शन पूरे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो आपका इनकम टैक्स का लॉ है, उसको हम कहते हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 ये आपका इनकम टैक्स का लॉ है। इस लॉ का ये सेक्शन नंबर 4 इतना पावरफुल सेक्शन है कि ये इस लॉ को ऑथराइज करता है, ये इस लॉ को ऑथराइज करता है कि आप सब पर टैक्स लगाओ और खुल्लम खुल्ला टैक्स लगाओ, आपको पूरी छूट है। क्या बात समझ आती है? आमतौर पर जो भी लॉज बनाए जाते हैं ना, चाहे वो कंपनीज एक्ट आप देख लो, उसमें भी सेक्शन नंबर 4 ऐसा ही होगा, चार्जिंग सेक्शन, स्कोप बताएगा। जो पूरे लॉ का क्या बताएगा? स्कोप बताएगा। पूरे लॉ का क्या बताएगा? स्कोप बताएगा। ये सेक्शन भी पूरे लॉ का स्कोप बता रहा है। ये पूरे इनकम टैक्स लॉ को समराइज कर रहा है। आओ देखते हैं क्या कहता है। इनकम टैक्स shall be imposed for each tax year at the rates specified in first schedule on every person who has taxable income। इसका मतलब सर, इस स्कोप को समझने के लिए हमें इन सारे अल्फाज को समझना जरूरी है। ये दिखने में तो बड़ा आसान सा लग रहा था, लेकिन इतना आसान है नहीं, इट इज टेक्निकल। ठीक है, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स के ऊपर, इनकम के ऊपर हमने काफी सारा तबसरा किया। क्या ख्याल है? अगला तबसरा किस पे आना चाहिए? टैक्स ईयर। इनकम टैक्स शैल बी इम्पोज्ड, इनकम टैक्स लगेगा फॉर ईच टैक्स ईयर, हर टैक्स ईयर के हिसाब से। किन रेटों पे? जो फर्स्ट शेड्यूल में गिवन है। अच्छा, यहां पर लिखा हुआ है डिवीजन 1 डिवीजन 2 ऑफ पार्ट 1, जो पहले दो डब्बे हैं। ऑन एवरी पर्सन, बस आप फर्स्ट शेड्यूल याद रखो। ऑन एवरी पर्सन, सर पर्सन किसको बोलते हैं? बात करते हैं। हु हैज टैक्सेबल इनकम, सर टैक्सेबल इनकम किसको बोलते हैं? इस पे भी बात होगी। फॉर द ईयर, यानी कि सर इनकम टैक्स लगेगा फॉर एवरी टैक्स ईयर, रेट्स स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल। और किस पर लगेगा? हर पर्सन पर लगेगा। पर्सन का मतलब क्या है, हमें देखना पड़ेगा। Who has taxable income, जिसकी है taxable income for the tax year। क्या बात समझ आती है? अच्छा, तो हमने इनकम टैक्स के ऊपर काफी बात की। अब हमारा अगला जो डिस्कशन है वो है टैक्स ईयर का। ठीक है, तो बड़ी बड़ी हेडिंग डालो, टैक्स ईयर।
इनकम टैक्स नॉन पाकिस्तानी किस तरह से बेटा? नॉन पाकिस्तानी सब आएगा, सब आएगा, टैक्स ईयर आएगा, पर्सन आएगा, सब कुछ आएगा। थोड़ा सा सब्र और तसल्ली रखो। टैक्स ना पे करने के ऊपर पिटाई होती है। बिल्कुल बेटा, टैक्स अगर आप पर बनता है, अगर आप पर टैक्स बनता है और आपने टैक्स पे ना किया, टैक्स पे ना किया, पेनल्टी भी लगती है। जो टैक्स आपने जितने दिनों तक पे नहीं किया उस पर डिफॉल्ट सरचार्ज भी लगता है। सरचार्ज का मतलब सूद भी लिया जाएगा। आपको 1 लाख का टैक्स देना था, आपने नहीं दिया, जितने टाइम तक नहीं दिया उस पर सूद भी लगेगा। अच्छा, फिर अगर आप नहीं देते हो तो आपका बैंक अकाउंट अटैच हो सकता है, आपका बैंक अकाउंट सीज हो सकता है। अच्छा, टैक्स वाले क्या करते हैं, जब नोटिस भेजते हैं और जवाब ना दो ना, उनको ऑर्डर पास कर देते हैं। ऑर्डर पास कर देते हैं, आपके बैंक अकाउंट से पैसे खुद ही निकाल लेंगे, पता भी नहीं चलेगा आपको। आपका बैंक अकाउंट सीज भी कर सकते हैं, आपको अरेस्ट भी कर सकते हैं। FBI क्या बेटा? खुद का टैक्स प्रैक्टिशनर हायर करेंगे, वरना आप पढ़ के खुद से टैक्स पे कर दें। सही है, खुद से टैक्स पे होता है। टैक्स प्रैक्टिशनर लॉयर्स पे कर रहे होते हैं, लॉयर हायर कर सकते हैं आप। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स टैक्स प्रैक्टिशनर्स होते हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास जा सकते हैं। ठीक है, और ऐसा भी कर सकते हैं, अगर बिल्कुल आसान सीधी सादी सी आपकी थोड़ी सी इनकम है तो इनकम टैक्स के पोर्टल पे गाइडलाइन है कि आप खुद भी अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा भाई, तो अब हमारा डिस्कशन क्या होगा बेटा? टैक्स ईयर का। तो अब हमारा हैंड आउट ऑफ इजीली शुरू हो रहा है बेटा। टैक्स ईयर, टैक्स ईयर। क्या है सर ये टैक्स ईयर? हमने बहुत सारे ईयर सुन रखे हैं, देख रखे हैं, जैसे कि कैलेंडर ईयर, अकाउंटिंग ईयर, फिस्कल ईयर, फाइनेंशियल ईयर, टैक्स ईयर। बहुत सारे ईयर देख रखे हमने। आओ देखते हैं कि कहीं ये सारे ईयर गुडमुड तो नहीं हो रहे। कैलेंडर ईयर किसको कहते हैं बेटा? कैलेंडर ईयर जब मैं कहूं तो ये शुरू होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, ऐसा ही है। अच्छा, फिस्कल और फाइनेंशियल ईयर ये दोनों कंट्री लेवल के हिसाब से चलते हैं, और हमारे मुल्क का जो फाइनेंशियल ईयर है, फिस्कल ईयर बोल लो, फाइनेंशियल ईयर बोल लो, ये हमारा चलता है 1 जुलाई से 30 जून। सही है। अच्छा, ये साल का तायुन हमें क्यों करना पड़ता है? चलो, कैलेंडर ईयर तो ऐसा है ना कि कैलेंडर ईयर से तो हम अपना पूरा रोजमर्रा की शेड्यूल प्लान कर रहे होते हैं, हर चीज इंटरनेशनल वर्ल्ड के हिसाब से कैलेंडर ईयर चल रहा है। हमें ये तो नहीं पता होता कि आज इस्लामी कैलेंडर की क्या डेट है, लेकिन हमें ये पता होता है कि इंटरनेशनल कैलेंडर की क्या डेट है, क्या ईयर है। ऐसा ही है, अफसोस की बात है, लेकिन बात और फैक्ट तो यही। अच्छा, लेकिन सर इन सालों का क्या मकसद होता है? इन सारे ईयर्स का मकसद क्या होता है? इन सारे ईयर्स का मकसद ये होता है, इसका पर्पस ये होता है कि सर हम अपना हिसाब किताब कर सकें। हम अपना क्या कर सकें? हिसाब किताब कर सकें। सर हमने इस ड्यूरेशन में, इस पीरियड में क्या कमाया, क्या गंवाया, क्या कमाया, क्या गंवाया,
ऐसा है या नहीं है? मिसाल के तौर पर एक ऑटोमोबाइल कंपनी है जो गाड़ियां बनाती है, वो अपने पूरे साल की इनकम का हिसाब लगाना चाहेगी, अपने पूरे साल के खर्चों का हिसाब लगाना चाहेगी कि इस पूरे साल के अंदर मैंने कितना अर्न किया, या अगर मैंने लॉस किया तो कितना लॉस किया। क्या ख्याल है? अच्छा, तो सर ऐसा नहीं कर ले हम कि कोई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री 1 फरवरी से 31 जन तक अपना साल चला ले, टोयोटा वाले पहली फरवरी से 31 जनवरी तक अपना साल हिसाब किताब कर लें, होंडा वाले जो हैं वो 1 मार्च से कर लें, और किया वाले जो हैं वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कर लें। हर बंदा अपना अपना साल अलग अलग लेके चलता रहे। नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इन सबको अपनी अपनी परफॉर्मेंसेस कंपेयर भी तो करना होती हैं। टोयोटा वाले को ये कंपैरिजन करना होगा कि मेरी जुलाई टू जून की सेल होंडा की जुलाई टू जून की सेल से मिलती है, कितनी कम है कितनी ज्यादा है। क्या ख्याल है? अपने आप की बेंचमार्किंग भी तो करनी होगी। बात समझ आती है? तो सर ये हिसाब किताब करना, सालों का सिलेक्शन करना, ईयर का सिलेक्शन करना, स्टार्टिंग डेट एंडिंग डेट का सिलेक्शन करना, ये ऐसा नहीं है कि किसी की जो भी मर्जी आए वो करता फिरे। क्या ख्याल है? इसके ऊपर कोई रूल, कोई रेगुलेशन, कोई कायदा, कोई कानून होना चाहिए और होता होगा। बात समझ आती है? बिल्कुल ठीक बात है। तो ऐसा ही है, कोई कायदा कानून होता है, ठीक है, और आम तौर पर वो कायदा कानून टैक्स ही हुआ करता है। क्या बात समझ आती है? टैक्स वाला बताता है कि आपने अपना हिसाब किताब किस डेट से किस डेट तक का रखना है, आपका साल क्या होना चाहिए, आपका साल क्या होना चाहिए, आपका साल, आपके हिसाब किताब का साल किस डेट से शुरू होना चाहिए और किस डेट पर खत्म होना चाहिए। ठीक है? तो कंट्री लेवल का इस साल कब से कब तक चलता है? 1 जुलाई से 30 जून। तो आम तौर पर जो हमारा लॉ है वो कहता है कि सबके लिए नॉर्मल टैक्स ईयर भी क्या है? जुलाई टू जून। जिस टाइमलाइन पे जिस मंथ तक मुल्क का हिसाब किताब चल रहा है, आप भी तो मुल्क के बाशिंदे हो। क्या ख्याल है? अगर मुल्क का हिसाब किताब जुलाई से जून चल रहा है, मुल्क के इखराजात और इनकम जुलाई से जून डिटरमिन हो रहे हैं, तो तुम्हारी इनकम भी तो जुलाई से जून डिटरमिन होनी चाहिए ना, क्योंकि तुम्हारी इनकम से ही तो निकलेगी किसकी इनकम? मुल्क की इनकम। तुम कमाओगे तो ही तो दोगे टैक्स। क्या ख्याल है? मैंने आपको पहली क्लास में क्या बताया था? मैंने बताया था पूरे मुल्क का बजट बनता है, पूरे मुल्क का बजट बनता है, उसके अंदर एस्टिमेट होता है कि पूरे साल में हमें रेवेन्यू कितना मिलना है। तो अगर मुल्क का साल है जुलाई से जून, तो आम तौर पर नॉर्मली हमारा साल भी क्या होना चाहिए? जुलाई से जून। तो नॉर्मल केस में टैक्स ईयर, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल टैक्स ईयर, क्या कहते हैं? नॉर्मल टैक्स ईयर। वो नॉर्मल टैक्स ईयर होता है 1 जुलाई से 30 जून तक का। 1 जुलाई से 30 जून तक का। मिसाल के तौर पर अगर मैं अपना टैक्स रिटर्न फाइल करूंगा तो मैं फाइल करूंगा 1 जुलाई से 30 जून तक का रिटर्न। मैं अपना रिटर्न फाइल करूंगा कि मैंने 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022 तक कितना कमाया। क्या बात समझ आती है? अच्छा, तो कैलेंडर ईयर, अकाउंटिंग ईयर। अच्छा, अब अकाउंटिंग ईयर क्या होता है? अकाउंटिंग ईयर ये होता है जिसमें आप अपना हिसाब किताब करते हो। एक तो वो है जो टैक्स का हिसाब किताब, कंपनी अपना भी तो हिसाब किताब करती है ना। आप लोग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते आए हो, ट्रायल बैलेंस बनाते आए हो, वो क्या करती है? कंपनी अपना हिसाब किताब करती है ना। कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस बनाती है, कंपनी अपना बैलेंस शीट बनाती है, और जिस पीरियड के रेफरेंस से कंपनी अपना हिसाब किताब बनाती है उसको हम क्या कहते हैं? अकाउंटिंग ईयर। कहते नहीं कहते? तो सर क्या ये अकाउंटिंग ईयर अलग होता है, ये टैक्स ईयर अलग होता है, हम अलग अलग हिसाब किताब करेंगे? तो ऐसा नहीं होता। कंपनी अपना अकाउंटिंग ईयर टैक्स ईयर के हिसाब से ही रखती है। क्या बात समझ आती है? ताकि हिसाब किताब 2 दफा पूरा अलग अलग ना करना पड़े। क्या बात समझ आती है? पूरा हिसाब किताब अलग अलग ना करना पड़े। जो हमने अपनी अकाउंटिंग के लिए हिसाब किताब किया है उसमें ही थोड़ा सा 19-20 करके हम टैक्स का हिसाब किताब भी क्लोज कर लें और हमारी पूरी एफर्ट दोबारा ना लगे।
क्या बात समझ आती है? क्योंकि देखो हिसाब किताब तो चाहे अकाउंटिंग का हिसाब किताब हो चाहे टैक्स का हिसाब किताब हो, होना तो सिमिलर है ना। क्या कमाया, क्या खर्चे हुए, क्या एसेट्स आए, क्या लायबिलिटीज हैं, वही होता है ना अकाउंटिंग का भी, वही होता है टैक्स का भी। टैक्स के अंदर थोड़ा 19-20 होगा, वो हम देखेंगे क्या होता है, किस तरह होता है, लेकिन मेजर एक्सरसाइज तो वही होगी ना। मेजर तो सारे अखराजात, सारी इनकम वही होगी ना। इसीलिए जो टैक्स ईयर है वही अकाउंटिंग ईयर कंपनीज का होता है, रखा जाता है। क्या अलग हो सकता है? हाँ, कोई कंपनी चाहे तो अलग रख सकती है, लेकिन फॉर ईज ऑफ हिसाब किताब, फॉर ईज ऑफ मैनेजमेंट, जो टैक्स ईयर रखा जाता है वही कंपनीज क्या रख रही होती हैं, अकाउंटिंग ईयर भी अपना वही रख रही होती हैं। क्या बात समझ आती है बेटा? जो मल्टीनेशनल ब्रांड्स होते हैं, ऐसे केएफसी वगैरह, इनके आउटलेट्स तो पूरी दुनिया में होते हैं, अब पूरी दुनिया में फाइनेंशियल ईयर है, वो कंपेयर कैसे करते हैं? वो कंपेयर कैसे करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को? अच्छा देखो, दो बातें। जो भी ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज होती है ना, वो मल्टीपल क्लोजिंग्स करती है। क्या करती है? मल्टीपल क्लोजिंग्स करती है, ठीक है। वो यहाँ के हिसाब से अलग क्लोजिंग करेगी और अपने पेरेंट को दिखाने के लिए अलग क्लोजिंग करेगी। ये भी डिपेंड करता है कि क्या वो सब्सिडरी पेरेंट रिलेशनशिप है या लाइसेंस या फ्रेंचाइज लिया हुआ है। अगर किसी ने लाइसेंस और फ्रेंचाइज लिया हुआ है तो इसका मतलब कि फिर वो तो लोकल सेटअप है ना, लाइसेंस लेके अपना काम कर रही है, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर कोई सब्सिडरी है, किसी मल्टीनेशनल पेरेंट की सब्सिडरी कंपनी है और उसकी डेट्स मिसमैच कर रही हैं, तो या तो वो अपना साल चेंज करवाएगी, हम देखेंगे साल चेंज कैसे होता है, देखेंगे अभी हम, ठीक है, साल चेंज कैसे होता है। तो या तो अपना साल चेंज करवाएगी या मल्टीपल क्लोजिंग्स करेगी, यहाँ के हिसाब से अलग, उनके लिए अलग क्लोजिंग, ठीक है। चलो, तो क्या ये सारे के सारे ईयर सबको क्लियर हो जाता है? ईयर का मकसद क्या है? ईयर तो एक टाइमलाइन है, टाइमलाइन है, और इसका मकसद ये है कि इस टाइम फ्रेम के हिसाब से, इस रेफरेंस ऑफ टाइम के हिसाब से हम अपनी इनकम का तखमीना लगा सकें, हम अपना हिसाब किताब कर सकें, इनकम कितनी, एक्सपेंस कितना, प्रॉफिट कितना, लॉस कितना, एसेट्स क्या, लायबिलिटीज क्या। बात समझ आती है? चलो, तो मैंने जो बताया टैक्स ईयर, तो नॉर्मल टैक्स ईयर क्या होता है, कब से शुरू होता है और कब खत्म होता है? कब कर लो कॉपी यार, इतनी कोई टेक्निकल बात थोड़ी लिखी है मैंने, जल्दी से कर लो। तो टैक्स ईयर की मुख्तलिफ किस्में आती हैं, टाइप्स। सबसे पहले टाइप होती है नॉर्मल टैक्स ईयर। सबसे पहली टाइप क्या होती है? और नॉर्मल टैक्स ईयर मैंने आपको बता ही दिया, कब से कब तक होता है? 1 जुलाई से शुरू होता है और 30 जून को खत्म होता है। फर्स्ट जुलाई 2021, 30 जून 2022। होता क्या है जरा देखना आप, जरा इंटरेस्टिंग बात है। हर साल जून के महीने में जो रूलिंग हुकूमत होती है, जो नेशनल असेंबली होती है, वो बजट प्रेजेंट करती है। यहां पर 1 जुलाई से जस्ट पहले इधर कहीं जून के महीने में बजट आता है, एनुअल बजट। और इसका मैंने पूरा प्रोसेस बताया था। एनुअल बजट आता है, हुकूमत कहती है कि पूरे साल में मुल्क को चलाने के लिए हमें 100 ट्रिलियन चाहिए। अच्छा भाई, 100 ट्रिलियन चाहिए, तो अब आप 100 ट्रिलियन कैसे जमा करोगे? पिछली दफा तो मुश्किल से आप 60 कर पाए थे, 70 कर पाए थे। बोला हम ये टैक्स भी लगाएंगे, हम रेट बढ़ा देंगे, हम ये कर देंगे, हम इसका भी रेट बढ़ा देंगे, हम डिविडेंड का रेट बढ़ा देंगे, हम सैलरी का रेट बढ़ा देंगे, हम कैपिटल गेन का रेट बढ़ा देंगे। यानी इसका मतलब ये है सर कि लॉ में चेंज लाएंगे। क्या लाएंगे? लॉ में चेंज लाएंगे। लॉ में टैक्स का रेट लिखा हुआ है मिसाल के तौर पर 10%। अब हुकूमत कहती है हमने बजट बनाया है, अगले साल हमें, पिछले साल 70 ट्रिलियन चाहिए थे, अब आबादी बढ़ गई है, मुल्क बड़ा हो गया है, चैलेंजेस बढ़ गए हैं, डॉलर डेप्रिशिएट हो गया है, कुछ भी है, अब हमें 60 नहीं 80 ट्रिलियन चाहिए। तो भाई इतना टैक्स आप कैसे लगाओगे? ये टैक्स बढ़ा दो, ये टैक्स बढ़ा दो, सेल टैक्स बढ़ा दो, ये टैक्स बढ़ा दो।
अच्छा, इसका मतलब ये है कि सर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में जो भी रेट्स वेट्स लिखे हुए हैं वो सारे चेंज करना पड़ेंगे ना, लॉ में चेंज लाना पड़ेगा, लॉ में चेंज लाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है सर कि इस एनुअल बजट को मीट करने के लिए, इस एनुअल बजट को मीट करने के लिए आपको फिर एक फाइनेंस एक्ट लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा? फाइनेंस एक्ट। बेसिकली ये फाइनेंस एक्ट लॉ की अमेंडमेंट है, इसके थ्रू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर चेंजेस होती हैं। ठीक है, लॉ पास हो गया, नेशनल असेंबली ने लॉ पास कर दिया, ठीक है भाई, बजट अप्रूव हो गया, लॉ पास हो गया। अच्छा, लॉ पास हो गया, इसका मतलब रेट शेट चेंज हो गए। अब ये जो फाइनेंस एक्ट है, ये जो फाइनेंस एक्ट आया है जिसने लॉ में चेंजेस कर दी, लॉ में अमेंडमेंट कर दी, अब सर ये लॉ आने वाले साल पर क्या होगा? एप्लीकेबल होगा। मिसाल के तौर पर इधर फाइनेंस एक्ट पास हुआ और उसने कह दिया, मिसाल ले रहा हूं, कि डिविडेंड का रेट 15 नहीं हो गया 20%, तो इसका मतलब यह है कि अब इस पूरे साल में जो डिविडेंड का रेट चलेगा वो क्या चलेगा? 20% चलेगा। क्या बात समझ आती है? यानी कि सर यहां पर लॉ में चेंजेस आएंगी जो इस पूरे साल इफेक्टिव रहेंगी, जो इस पूरे साल इफेक्टिव रहेंगी। तो फाइनेंस एक्ट कब आएगा? 2021 में। तो ये जो फाइनेंस एक्ट आएगा इसे हम कहेंगे फाइनेंस एक्ट 2021। बजट के नतीजे में जो फाइनेंस एक्ट पास होगा, जो लॉ पास होगा, उसे हम क्या कहेंगे? फाइनेंस एक्ट 2021। इसमें साल का नाम वो रखा जाता है जिस साल ये लाया जा रहा है। यानी अभी जो जून में फाइनेंस एक्ट आएगा उसका नाम क्या होगा? फाइनेंस एक्ट 2022। जबरदस्त। ये फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल होता है ऑन द कमिंग टैक्स ईयर, ऑन द कमिंग टैक्स ईयर, ऑन द कमिंग टैक्स ईयर, क्योंकि बजट तो फ्यूचर का बनाया जाता है ना। तो इसका मतलब कि जून 21 पे खड़ा होकर मैं अगले साल का बजट बना रहा हूं। बात आई समझ में? अच्छा सर, इस साल का नाम क्या होगा? इस साल को नाम क्या देंगे? हमने कहा कि हम इस साल को नाम देंगे टैक्स ईयर 2022। सर ये तो ज्यादती है, आधा 21 में आ रहा है, आधा 22 में आ रहा है, आपने नाम दे दिया इसको 22। ये ज्यादती की बात नहीं है? हमने कहा नहीं, ये ज्यादती की बात नहीं है, हमने इंसाफ कर दिया। फाइनेंस एक्ट को 2021 बोल दिया, टैक्स ईयर को 2022 बोले। मैंने कहा फड्डा भी ना हो, दिल भी रह जाए दोनों का, दोनों को एक एक नाम दे दिया हमने। अच्छा, तो कहने का मकसद ये है और बताने का मकसद ये है कि कभी कोई आपसे पूछे कि फाइनेंस एक्ट जो 2022 में आएगा वो किस टैक्स ईयर के लिए एप्लीकेबल होगा? जो फाइनेंस एक्ट 2022 में आएगा सर वो टैक्स ईयर 2023 के लिए एप्लीकेबल होगा। क्या बात समझ आती है? जो लॉ में चेंजेस फाइनेंस एक्ट 2022 में आएंगी वो एप्लीकेबल किसके लिए होंगी? टैक्स ईयर 2023 के लिए होंगी। क्या ये बात क्लियर होती है? अच्छा, और जो टैक्स ईयर है, जो नॉर्मल टैक्स ईयर है, जो नॉर्मल टैक्स ईयर है, वो नॉर्मल टैक्स ईयर शुरू कब से कब तक कब होता है? 1 जुलाई से, और खत्म कब होता है? 30 जून को। यानी कि सर ये पूरे 12 महीने का साल होगा, पूरे 12 महीने का साल होगा, जो स्टार्ट होगा 1 जुलाई से और खत्म होगा 30 जून को। और इसका नाम रखा कैसे जाएगा? इसका नाम रखा कैसे जाएगा? सर ये जिस साल में खत्म हो रहा है ना, सर ये टैक्स ईयर जिस साल में खत्म हो रहा है वही नाम रखा जाएगा इसका। क्या बात समझ आती है? यानी कि सर मैं ये कहूंगा कि सर मैं अगर आपसे पूछूं कि टैक्स ईयर 2023 कब शुरू होगा, कब खत्म होगा? 2022 में शुरू होगा और एंड होगा 30 जून 2023 को। यानी कि टैक्स ईयर का नाम किस रेफरेंस से रखा जाता है कि वो कब खत्म होगा, किस कैलेंडर ईयर में खत्म होगा, इस मुनासिबत से इसका नाम रखा जाता है। क्या ये बात समझ आती है? तो अगर मैं कहूंगा टैक्स ईयर 2025 तो आपके जहन में ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए कि मैं बात कर रहा हूं 1 जुलाई 24 से लेकर 30 जून 25 तक की बात कर रहा हूं। टैक्स ईयर का नाम रखा जाता है उस मुनासिबत से कि ये हिसाब किताब का साल कब खत्म होगा। क्लियर है बेटा? अच्छा, जबरदस्त। ये तो हो गया नॉर्मल टैक्स ईयर।
तो सर क्या सारी कंपनियों का टैक्स ईयर, सारे पर्सन, अच्छा अब आ जाओ एक और बात जो मैंने मिस कर दी, पर्सन, उस डेफिनेशन में एक और बात भी लिखी हुई थी, क्या लिखी हुई थी? पर्सन। पर्सन, तो सर इस पर्सन में कौन होता है? क्या इस पर्सन में सिर्फ मैं और आप होंगे? हमने कहा नहीं, पर्सन की डेफिनेशन है और इसमें कोई 7 किस्म के पर्सन्स बयान किए गए हैं। कितनी किस्म के? 7 किस्म के पर्सन बयान किए गए हैं, जिसमें हमारे काम के हमेशा सिर्फ 3 रहेंगे। इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी। बाकी कौन है जब डेफिनेशन आएगी तब देख लेंगे। बाकी का सिर्फ रीड करने से ताल्लुक है और उसके अलावा उसका कोई काम धंधा नहीं है। पर्सन का जो काम पड़ेगा हमें अभी सीए फाइनल पर कभी भी, वो इन 3 का ही पड़ता है, इंडिविजुअल, एओपी या कंपनी। इंडिविजुअल से मुराद क्या? मैं और आप, जिस तरह फर्द वाहिद, मैं इंडिविजुअल आप इंडिविजुअल। एओपी का मतलब, इसकी डिटेल में नहीं जा रहा मैं, इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन इसका मतलब पार्टनरशिप। इसका मतलब क्या? पार्टनरशिप फर्म चाहिए। और तीसरी क्या चीज है? कंपनी। और कंपनी, आपको पता है कंपनी क्या होती है? जिसके शेयर्स होते हैं, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी नहीं करेंगे हम डिस्कस, ठीक है? इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी। इंडिविजुअल जो है वो नेचुरल पर्सन है, ठीक है, फर्द वाहिद। मिसाल के तौर पर क्या ऐसा हो सकता है सर, कोई इंडिविजुअल बिजनेस हो, किसी सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस हो, ऐसा हो सकता है? हाँ हो सकता है। मिसाल के तौर पर मैं अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाहूं मुनीर एंटरप्राइजेस के नाम से, क्या मैं कर सकता हूं? तो ये क्या होगा, इंडिविजुअल, एओपी या कंपनी? सर ये इंडिविजुअल लग रहा है, नाम से तो इंडिविजुअल लग रहा है, सही है। मैंने किसी के साथ पार्टनरशिप कर ली, जैसे कि मेरी पार्टनरशिप फर्म है HM चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के नाम से, मेरा पार्टनर है हमजा, HM फॉर मुनीर, ठीक है। तो सर नाम देख के लग रहा है कि ये पार्टनरशिप फर्म है। या मिसाल के तौर पर 3 लोग हैं ABC, उन्होंने मिलकर कोई पार्टनरशिप बना ली, ABC एसोसिएट्स, सर लग रहा है पार्टनरशिप फर्म है, बिल्कुल ठीक बात है। कंपनी का नाम कैसे दिखता है सर? कंपनी का नाम कैसे दिखता है? बहुत सिंपल है, यूनिलीवर लिमिटेड, ठीक है। वैसे KNS प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, लेकिन मैं ऐसी एग्जांपल दे रहा हूं, KNS प्राइवेट लिमिटेड। तो देखो लिमिटेड के लफ्ज लिखे हुए नजर आ रहे होंगे आपको। जब ऐसा होता है तो इसका मतलब ये है कि ये कंपनी है लिमिटेड बाय शेयर्स। बात समझ आती है? एंड कंपनी इज नॉट अ नेचुरल पर्सन, कंपनी इज नॉट अ नेचुरल पर्सन। क्या बात समझ आती है बेटा? अच्छा, तो जब भी हम पर्सन की बात करेंगे तो पर्सन को लिमिटेड सेंस में मत सोचना, मेरे और अपने लिहाज से मत सोचना। ये भी सोचना कि इसमें पार्टनरशिप भी आ सकती है और इसमें कंपनी भी आ सकती है। कंपनी भी पर्सन के अंदर शामिल है, एओबी भी कंपनी पर्सन के अंदर शामिल है। तो जहां कहीं भी पर्सन लिखा हुआ होगा, इसका मतलब ये सब उसके अंदर आ रहे हैं। क्या बात क्लियर है? तो सर क्या हर पर्सन का जो ईयर है वो नॉर्मल टैक्स ईयर होता है? क्या हर पर्सन का जो ईयर है, हिसाब किताब का साल है, क्या वो नॉर्मल टैक्स ईयर होता है? हमने कहा नहीं, हर पर्सन का ईयर नॉर्मल टैक्स ईयर नहीं होता। तो सर अगर जिसका नॉर्मल टैक्स ईयर नहीं होता उसका क्या होता है? हमने कहा उसका होता है स्पेशल टैक्स ईयर। क्या होता है? स्पेशल टैक्स ईयर। अच्छा सर, स्पेशल टैक्स ईयर कब शुरू होता है और कब खत्म होता है? कब शुरू होता है, कब खत्म होता है? पहला सवाल, स्पेशल टैक्स ईयर कब शुरू होगा, कब खत्म होगा, ये भी आपको कौन बताएगा? FBR ही बताएगा, ये भी आपको टैक्स वाला ही बताएगा। लेकिन हमने कहा इसकी डिटेल में जाते हैं, लेकिन पहले डेफिनेशन पे जाते हैं। स्पेशल टैक्स, क्या हो बेटा, आवाज आ रही है ना? ऑनलाइन वाले बच्चों को भी आ रही है? गुड। स्पेशल टैक्स ईयर
हम जमात करेंगे ना इंशाल्लाह, 2:30 बजे एक साथ करते हैं जमात। अगर 2:30 बजे मेरी क्लास खत्म होगी तो FR1 की क्लास 2:30 नहीं हो सकती, 15 मिनट बाद होगी, आधे घंटे बाद होगी, 2:30 बजे नहीं हो सकती। अगर है तो मैं खुद रिक्वेस्ट कर लूंगा सर को, सर नमाज का ब्रेक दे दें। कोशिश करते हैं, लेकिन आप लोग जरा फोकस तो करो। कोशिश करते हैं 2:15 बजे छोड़ दो, 2:30 बजे तक क्लासेस हो सकता है 2:15 बजे छोड़ दूं, मुझे रहम आ जाए। लेकिन थोड़ा सा तुम जरा अगर अटेंटिव रहोगे, मुझे लगेगा कि हाँ रिस्पॉन्सिव हैं बच्चे, तो फिर मैं थोड़ा सा रहम भी दिखाऊंगा। स्पेशल टैक्स हियर, बेटा प्लीज, स्पेशल टैक्स हियर। कोई भी टैक्स हियर, कोई भी सुनना, बड़ी गौर से सुनना। देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, और इस अटेम्प्ट के अंदर एग्जामिनर ने बच्चों को नॉर्मल स्पेशल टैक्स ईयर की रिटर्न फाइलिंग की डेट्स में फंसाने की कोशिश की। जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर थे वो कभी फंस नहीं सकता, लेकिन जिसने इसको इजी जाना वो परेशान हो गया। स्पेशल टैक्स ईयर, कोई भी टैक्स ईयर जो 30 जून के अलावा कहीं भी खत्म हो रहा हो, फिर से सर 12 महीनों का पीरियड, 12 महीनों का, ये भी इसके अंदर में 12 महीने होंगे, इसके अंदर भी 12 महीने होंगे। 12 महीनों का हिसाब किताब का ऐसा पीरियड जो 30 जून के अलावा एंड हो रहा है, जो 30 जून के अलावा एंड हो रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? स्पेशल टैक्स ईयर। इतनी आसान डेफिनेशन है। हिसाब किताब का वो ईयर, हिसाब किताब का वो ईयर जो 30 जून के अलावा एंड हो रहा है, उसको क्या कहेंगे? स्पेशल टैक्स ईयर। एग्जाम्पल, बैंक्स। एग्जाम्पल क्या है? बैंक्स। सर बैंक्स का टैक्स ईयर क्या 1 जुलाई से 30 जून नहीं होता? हमने कहा नहीं होता। तो बैंक का टैक्स ईयर कैसे होता है सर? ये शुरू होता है 1 जनवरी से और खत्म होता है 31 दिसंबर को। सुनते रहो। स्टार्ट कब से होता है? 1 जनवरी से। खत्म कब होता है? 31 दिसंबर को। तो सर इसका मतलब ये है कि इसका टैक्स ईयर नॉर्मल टैक्स ईयर नहीं है। इसका टैक्स ईयर नॉर्मल टैक्स ईयर नहीं है। इसका टैक्स ईयर है स्पेशल टैक्स ईयर। इसका टैक्स ईयर है स्पेशल टैक्स ईयर। बिल्कुल ठीक बात है। सर इसको नाम क्या दें? क्योंकि ये 1 जनवरी 2021 से शुरू हुआ और 31 दिसंबर 2021 को खत्म हुआ। स्पेशल टैक्स ईयर नाम क्या दूं? 2000 पता नहीं। स्पेशल टैक्स ईयर इतना पता लग गया सर, आपने बताया स्पेशल है, 30 जून के ऊपर खत्म नहीं हो रहा, स्पेशल हो गया। 20 कॉमन है, रिस्क नहीं था, हमने 20 बता दिया। उसके आगे की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन सर दिल ये कह रहा है कि शुरू भी 21 में है, खत्म भी 21 में है, तो दिल ये कह रहा है कि इधर आना क्या चाहिए? 21। लेकिन अब सुन लो, क्राइटेरिया सुन लो, क्राइटेरिया सुनो। क्राइटेरिया ये है, स्पेशल टैक्स ईयर को नाम देने का क्राइटेरिया क्या है? पहले हम देखते हैं कि इसको नाम देंगे कैसे, और फिर हम देखेंगे कि इसको नाम देने के पीछे इतनी खास वजह क्या है जो आप इतना सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं। सर क्या बात है ऐसी? रुक जाओ। स्पेशल टैक्स ईयर को हम नाम देंगे, ये है नॉर्मल टैक्स ईयर। स्पेशल टैक्स ईयर को हम नाम ऐसे देते हैं कि इसकी हम टाइमलाइन ड्रॉ करेंगे। ये नॉर्मल टैक्स ईयर की टाइमलाइन ड्रॉ हो गई। अब हम स्पेशल टैक्स ईयर की टाइमलाइन ड्रॉ करेंगे। खत्म कब हो रहा है ये? 31 दिसंबर 2021 को, यानी कि यहां के बीच में कहीं खत्म हो रहा है ये, ऐसा ही है, यहीं आ रहा होगा ना। 31 दिसंबर 2021, 1 जुलाई 21 और 30 जून 22 के बीच में ही कहीं आ रहा होगा ना, 31 दिसंबर 2021। बिल्कुल सर ऐसा ही है। तो इसकी टाइमलाइन यूं बन गई, इसकी टाइमलाइन यूं बन गई।
शुरू हो रहा 1 जनवरी 2021 से और खत्म हो रहा 31 दिसंबर 2021 को। जिस नॉर्मल टैक्स ईयर के बैंड में, गौर से सुनना, जिस नॉर्मल टैक्स ईयर के बैंड में स्पेशल टैक्स ईयर का एंड फॉल करेगा, जिस नॉर्मल टैक्स ईयर के बैंड में स्पेशल टैक्स ईयर का एंड फॉल करेगा, वही नाम रखा जाएगा। तो ये नॉर्मल टैक्स ईयर क्या था? ये नॉर्मल टैक्स ईयर क्या था? 2022। तो यहां क्या लिखूं? 2022। फिर से रिपीट कर रहा हूं। ये नॉर्मल टैक्स ईयर की टाइमलाइन बना ली। 1 जुलाई 2021 से शुरू हुआ, 30 जून 2022 पे खत्म हुआ। टाइमलाइन बना ली नॉर्मल टैक्स ईयर की, जबरदस्त। अब हमने कहा सर एक आ गया बैंक, अलाइड बैंक, उसका साल शुरू हुआ है 1 जनवरी 21 से 31 दिसंबर 21 तक। आप बताएं इसका टैक्स ईयर का नाम क्या होगा? हमने कहा बहुत आसान बात है, इसकी टाइमलाइन भी ड्रॉ कर लो। मैंने कहा अच्छा सर ड्रॉ कर लेते हैं। जब इसकी टाइमलाइन ड्रॉ की तो इसका साल कब खत्म हो रहा है? 31 दिसंबर 2021। तो सर हमने कहा नॉर्मल टैक्स ईयर के मिडिल में कहीं फॉल करेगी, ऐसा ही है? नॉर्मल टैक्स ईयर के मिडिल में फॉल करेगी। 1 जुलाई 21, 30 जून 22, उसके बिल्कुल सेंटर में 31 दिसंबर 21 फॉल करेगी। ये हमने इसकी टाइमलाइन बना ली। तो हमने कहा कि जिस नॉर्मल टैक्स ईयर के बैंड में, जिस नॉर्मल टैक्स ईयर के बैंड में स्पेशल टैक्स ईयर का एंड फॉल करेगा, जिस नॉर्मल टैक्स ईयर के ब्रैकेट में, बैंड में स्पेशल टैक्स ईयर का एंड फॉल करेगा, उसी नॉर्मल टैक्स ईयर के नाम की मुनासिबत से स्पेशल टैक्स ईयर का नाम रखा जाएगा। क्या बात सबको समझ आ गई है? कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ ना आई हो? एनीवन? सबको क्लियर हो गई है? तो फिर अब मैं आपसे 2-3 एक्सरसाइजेस करवाऊंगा। अच्छा जरा मुझे बताओ, ये है 1 जुलाई 23, 30 जून 24। नॉर्मल टैक्स ईयर का क्या नाम है इसका? 2024। अच्छा मुझे बताओ कि एक स्पेशल टैक्स ईयर है जो कि स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल 2022 से स्टार्ट हो रहा है और 30 मार्च 2023 पे खत्म हो रहा है। उसको नाम क्या दूं? 1 अप्रैल 22 से शुरू हो रहा है, जैन फेब मार्च 31 मार्च 23 पे खत्म हो रहा है। स्पेशल टैक्स ईयर क्या नाम दूं इसको मैं? क्या ये इस वाले नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल कर रहा है? नहीं सर, सर इससे पिछले वाले में फॉल कर रहा है। NTY 2023, 1 जुलाई 2022। तो सर इसका मतलब कि सर ये 31 मार्च 2023 जो है ना सर, वो कहीं यहाँ पे फॉल करेगा। इसका मतलब कि वो नॉर्मल टैक्स ईयर 2023 में फॉल करेगा। अच्छा अगला सवाल, 1 मई 2023 से लेकर जैन फेब मार्च अप्रैल 30 अप्रैल 2024। सर ये एक स्पेशल टैक्स ईयर है, इसको मैं नाम क्या दूं? सर बिल्कुल 30 अप्रैल 2024 कहीं इधर फॉल करेगा, ऐसा ही है? तो किस नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल किया? किस नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल किया? सर ये 2024 के बैंड में फॉल कर रहा है, ये 2024 की टाइमलाइन में फॉल कर रहा है। अगर ये 2024 की टाइमलाइन में फॉल कर रहा है तो मैं इसको नाम क्या दूंगा? स्पेशल
टैक्स ईयर 2024। क्या ये बात समझ आती है? लेकिन अब मैं आपको ऐसा जुगाड़ बताने लगा हूं जिसमें आपको ये टाइमलाइंस नहीं बनानी पड़ेंगी। मैं आपको ईयर बोलूंगा और आप मुझे फौरन बताएंगे इसका स्पेशल टैक्स ईयर, ठीक है? लेकिन वो जुगाड़ बताने से पहले हम पहले हैंडआउट में इन दोनों टैक्स ईयर को पढ़ते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको जुगाड़ बताता हूँ। हैंडआउट नंबर 1 सबके पास है? किसके पास नहीं है? हैंडआउट नंबर 1 किसके पास नहीं है? 2 बंदों के पास। आहिस्ता आहिस्ता हाथ उठेंगे, आहिस्ता आहिस्ता सर। ले लो बेटा, जिसके पास नहीं है जरा फॉरवर्ड कर दो। अच्छा भाई, क्या बेटा? कोई क्या हुआ? बता रहा हूँ उसी को बताऊंगा अभी क्या हो। आ जाओ बेटा, टैक्स ईयर हैंडआउट का आगाज कर रहे हैं। हैंडआउट 1 पेज 2 टैक्स ईयर सेक्शन 74। There are 3 kinds of tax years as stipulated in section 74 of the income tax ordinance। ठीक है, कुछ लोग इसको 3 की जगह 5 बताते हैं, लेकिन सेक्शन 74 में 3 ही हैं। वो 2 बहुत स्पेशल टाइप के हैं, वो आगे बढ़ेंगे हम। वो टैक्स ईयर के साथ मिक्सअप नहीं करना चाहिए उसको। नॉर्मल टैक्स ईयर, नॉर्मल टैक्स ईयर इज अ पीरियड ऑफ 12 months ending on 30th day of June and is denoted by the calendar year in which the said date falls। क्या ऐसे ही पढ़ा था हमने? नॉर्मल टैक्स ईयर पीरियड ऑफ 12 months ending on 30th day of June। देख लो, ending on 30th day of June। और इसका नाम क्या दिया था हमने? हमने इसका नाम दिया था वही नाम जिस कैलेंडर ईयर में ये एंड हो रहा है, 2022, and is denoted by the calendar year in which the said date falls। For the year ending 30 June 2022, the tax year shall be 2022। Special tax year, any income year ending other than 30th June, any income year ending other than 30th June is a special tax year and is denoted by the calendar year relevant to the normal tax year। relevant to the normal tax year। हमने कहा सर इसको नाम कैसे देंगे? ये देखो कि ये कौन से relevant normal tax year के ब्रैकेट में फॉल कर रहा है। is denoted by the calendar year relevant to the normal tax year in which the closing date of special tax year falls। क्या यही बात पढ़ी हमने? स्पेशल टैक्स ईयर 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2019 तक। दिस ईयर एंड फॉल्स इन द नॉर्मल टैक्स ईयर 1 जुलाई 2019 से 30 जून 2020 के बैंड में फॉल कर रहा है। एंड देयरफॉर द टैक्स ईयर रेलेवेंट टू द नॉर्मल टैक्स ईयर विल बी टैक्स ईयर 2020 shall be the tax year for this special year as well। बोर्ड हैज द अथॉरिटी, अंडरलाइन कर लो, किसके पास अथॉरिटी है? बोर्ड के पास। जब भी लफ्ज आ जाए बोर्ड का, इसका मतलब FBR, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ये इंटर बोर्ड या मैट्रिक बोर्ड नहीं है, ये FBR की बात हो रही है, जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर है। बोर्ड हैज द अथॉरिटी टू प्रिस्क्राइब एनी स्पेशल टैक्स ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर क्लास ऑफ। मतलब भाई बोर्ड के पास अथॉरिटी है, FBR के पास अथॉरिटी है कि वो किसी भी क्लास ऑफ टैक्स पेयर के लिए स्पेशल टैक्स ईयर दे सकता है। किसी भी क्लास ऑफ टैक्स पेयर के लिए, इसको अंडरलाइन करो, एनी पर्टिकुलर क्लास ऑफ टैक्स पेयर, एनी पर्टिकुलर क्लास ऑफ टैक्स पेयर। अच्छा, इसका मतलब ये है
कि अगर मुझे एफबीआर से फोन आए कल किसी का और कहे मुनीर साहब आपको एक खबर देनी थी, मैंने कहा क्या? उसने बोला आपका टैक्स ईयर क्या चल रहा था। नहीं करो बेटा, पेन को टक टक नहीं करो, इससे तुम्हारी अटेंशन डाइवर्ट होगी। मैंने बोला क्या खबर देनी है आपको? उसने कहा मुनीर साहब खबर ये देनी है कि आपका टैक्स ईयर हमने आज से चेंज कर दिया। आज से चेंज कर दिया। आज से आपका टैक्स ईयर 30 जून पे खत्म नहीं होगा, 1 जुलाई से 30 जून पे नहीं होगा। अब आपका टैक्स ईयर खत्म होगा 30 नवंबर पे खत्म होगा, 1 दिसंबर से 30 नवंबर पे खत्म होगा। मैं बोलूंगा बेटा टोपियां किसी और को पहनाना, चलो कटो, फोन रख दूंगा मैं। क्यों सर ऐसा क्यों? आपको भरोसा क्यों नहीं उसकी बात पे? मैंने कहा इसलिए भरोसा नहीं है कि अगर एफबीआर स्पेशल टैक्स ईयर स्पेसिफाई करेगा तो क्लास ऑफ टैक्स पेयर के लिए करेगा, किसी इंडिविजुअल टैक्स पेयर के लिए नहीं करेगा। बात समझ आई? अगर एफबीआर के किसी नुमाइंदे का केएनएस को फोन आ जाए कि केएनएस इंस्टीट्यूट बात हो रही है, जी आपका टैक्स ईयर हमने चेंज कर दिया, तो केएनएस पूछेगा क्या सिर्फ हमारा चेंज हुआ है या सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स का चेंज हुआ है? बोला सिर्फ आपका चेंज हुआ है, आपसे खुसूसी लगा हुआ है हमारा। मतलब टोपी ड्रामे नहीं करो, फौरन रखो, फौरन से हमारी कंप्लेन करते हैं। बात समझ आई? इसका मतलब ये है कि बोर्ड अगर स्पेसिफाई करेगा तो क्लास ऑफ टैक्स पेयर के लिए करेगा, उस पर्टिकुलर क्लास में जितने लोग आते हैं उन सबके लिए करेगा, एक स्पेशल टैक्स पेयर के लिए खुद से चेंज नहीं करेगा। हाँ, अगर आप खुद चेंज की एप्लीकेशन दें तो वो आगे आ रहा है, वो खुद से चेंज नहीं करेगा। The board has the authority to prescribe, और बोर्ड से मुराद क्या है? एफबीआर, और एफबीआर है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी। लॉ बनाती है गवर्नमेंट। लॉ पास कहाँ होता है? नेशनल असेंबली में पास होता है। जो लॉ पास होता है वो तो लॉ का हिस्सा बन जाता है। उस लॉ को इन्फोर्स करवाने वाली बॉडी कौन सी होती है? एफबीआर, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। एफबीआर खुद से लॉ नहीं बनाती, लॉ पास नहीं करती, ये अथॉरिटी उसके पास नहीं है, लेकिन जो अथॉरिटी बोर्ड को दी हुई है वो उसके पास है। ठीक है? For example, in respect of certain classes of business, following special tax years are specified by the board. Companies manufacturing sugar, जो शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनका साल कब से कब तक चलता है? 1 अक्टूबर से 30 सितंबर। All persons exporting rice, जो राइस एक्सपोर्टर्स हैं उनका साल कब से कब तक चलता है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर। All insurance companies and banks, 1 जनवरी से 31 दिसंबर। पढ़ लिया हमने। अब आ जाओ मैं छोटी सी जुगाड़ बता दूं। तो सर जब भी स्पेशल टैक्स ईयर पूछा जाएगा तो क्या हमें ये टाइमलाइन बनाना पड़ेगी? क्या हमें ये बैंड बनाना पड़ेंगे? हमने कहा सर ये तो कंफ्यूजिंग हो जाता है थोड़ा थोड़ा ना, कभी गलती हो गई तो क्या होगा? हमने कहा रुक जाओ, इसके लिए एक छोटी सी एक ट्रिक होती है, वो बताता हूं मैं आपको। सुनना, जरा गौर से सुनना तो ट्रिक समझ आएगी, वरना नहीं आएगी। मैंने कहा मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिखूंगा, सही है? स्पेशल टैक्स ईयर। अच्छा, पहली एग्जाम्पल सुनना सर। 1 फैब 2021 से 31 जैन, यार पूरे महीनों के नाम लिख लेता हूं वरना कंफ्यूजन हो। ठीक है? 1 फैब 21 से 31 जैन 22। 1 अक्टूबर 24 से 30th का महीना होता है सितंबर का, 30th सितंबर 25। खामोश बेटा। 1 मई 23 से अप्रैल का महीना, जैन फेब मार्च अप्रैल, 30 अप्रैल 24।
एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 1 अगस्त 2019 से 31 जुलाई 2020। अब ये मैंने आपको दे दिए एग्जाम्पल्स और मैंने इसमें पूछा कि जरा मुझे बताओ इन केसेस के अंदर मैं स्पेशल टैक्स ईयर को नाम दूं तो क्या नाम दूं। अब जो अभी तक मैंने तरीका समझाया सिखाया है, आप में से कोई बंदा फिर टाइमलाइन बनाने लग जाएगा। आप बोलेंगे भाई टाइमलाइन बनाएंगे सर, हम देखेंगे कि टाइमलाइन नॉर्मल टैक्स ईयर की किस नॉर्मल टैक्स ईयर के अंदर ये स्पेशल टैक्स ईयर का एंड फॉल कर रहा है, फिर हम बता सकते हैं आपको। हमने कहा एक काम तो ये हो गया, दूसरा काम छोटी सी ट्रिक है। वो क्या ये देखो कि जो बैंड है ना, बैंड वो जैन से जून का है या जुलाई से दिसंबर का है। तो हमने कहा सर ये वाला जो बैंड है ये तो एंड देखो, एंड देखो जब खत्म हो रहा है जिस महीने में खत्म हो रहा है वो जैन टू जून का बैंड है या जुलाई से दिसंबर का? जैन टू जून। ये वाला जुलाई से दिसंबर, ये जैन टू, ये जुलाई से दिसंबर। हमने कहा जब कभी भी जैन से जून के बैंड में स्पेशल टैक्स ईयर एंड फॉल कर रहा होगा तो हमने कहा सेम कैलेंडर ईयर, सेम कैलेंडर ईयर, यानी कि स्पेशल टैक्स ईयर 2022। और जब जुलाई से दिसंबर के बैंड में ईयर एंड फॉल कर रहा है तो हमने कहा नेक्स्ट कैलेंडर ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर 2026। अब बैंड बनाने की जरूरत ही नहीं है सर, जैन टू जून में फॉल कर रहा है और 24 है, हमने कहा सर ये स्पेशल टैक्स ईयर 2024। और सर ये जुलाई से दिसंबर के बैंड में फॉल कर रहा है, नेक्स्ट वाला कैलेंडर ईयर में जाएगा स्पेशल टैक्स ईयर 2000। ये टेक्निक किसको समझ नहीं आती? कोई तो हो ऐसा बंदा जो इसको समझ ना आती हो। सारे अक्लमंद हमारी क्लास में भर रहे, माशाल्लाह माशाल्लाह। नजर ना लगे। क्या ये बात समझ आती है? सबको? एवरीवन? क्या बेटा ये रिपीट कर दूं कि पूरा स्पेशल टैक्स ईयर? हमने कहा ये स्पेशल टैक्स ईयर किस महीने में खत्म हो रहा है? तुम बोलोगे, जिसने सवाल पूछा है, वही बोलेगा। नाम क्या बेटा? अरहम नाम है, अरहम। ये बताओ कि पहला वाला टैक्स ईयर, बेटा प्लीज, पहला वाला जो टैक्स ईयर की मिसाल दी है ये कब खत्म हो रहा है? जैन में खत्म हो रहा है। इसका मतलब कि ये जैन टू जून के बैंड में खत्म हो रहा है, तो जब भी स्पेशल टैक्स ईयर जिस महीने में खत्म हो रहा है अगर वो जैन से जून के बैंड में फॉल कर रहा है तो जो कैलेंडर ईयर है वही स्पेशल टैक्स ईयर है। सही है? अगला देखो सितंबर, यानी कि सर ये टैक्स ईयर जो खत्म हो रहा है ये जुलाई से दिसंबर के बैंड में जाता है ना, सितंबर। तो हमने कहा इस केस में नेक्स्ट कैलेंडर ईयर, यानी 25 में +1 कर दो, क्या बना? 2026। अगला देखो अप्रैल किस में फॉल करता है? जैन टू जून के बैंड में फॉल करता है। तो हमने कहा स्पेशल टैक्स ईयर का नाम क्या ही होगा फिर? 2024, सेम कैलेंडर ईयर। ये आसानी के लिए, और अगर आसानी समझ नहीं आती तो फिर बैंड बना लेना, बैंड। ठीक है? क्लियर है सबको? जबरदस्त। ब्रेक कहाँ से? अभी खत्म होने वाली क्लास है, खत्म होने वाली क्लास है। सिर्फ और सिर्फ मुश्किल से 24 मिनट 59 सेकंड बचे खाली।
अच्छा भाई, बहुत पढ़ना है यार, अभी तो हमें बहुत बड़ा आदमी बनना है। इतने से में तुम लोग परेशान हो जाओगे तो क्या फिर चलेगा। अभी तो रमजान के बाद हमारी क्लासें 3 घंटे की, 3.5 घंटे की, 4 घंटे की, 5 घंटे की, 6 घंटे की। टाइम टेबल तो फिक्स है, उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। नहीं, इंशाल्लाह ताला ऐसा नहीं होगा। हाँ, लेकिन ये जरूर होगा कि रमजान के बाद हमारी क्लासेस की टाइमिंग बढ़ तो जरूर जाएंगी। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 10 से क्या हो जाएगी, ये 10 से ये पीछे आगे 9:30 बजे आ जाएगी, और हफ्ते में 4 क्लासेस नहीं रहेंगी, फिर 5 हो जाएंगी, 5 हो जाएंगे। अच्छा, क्योंकि देखो बेटा, बात पता है क्या है, बात यह है कि कोर्स है काफी ज्यादा, कोर्स है काफी ज्यादा, और आहिस्ता आहिस्ता हमारी स्पीड भी बढ़ेगी। अभी वी आर मूविंग वेरी स्लो। वेरी स्लो से मुराद ये है कि मैं कोई भी थोड़ी सी मुश्किल बात करता हूं तो मुझे बच्चों के चेहरे पे हवाइयां नजर आना शुरू हो जाती हैं, जो कि होता है, नेचुरल बात है। लेकिन ये इस वजह से, मिसाल के तौर पर, कि मैंने कोई बात बताई और आप लोगों ने अकाउंटिंग एंट्रीज पिक नहीं करी या कोई और चीज। इसका तरीका सिर्फ और सिर्फ ये है कि जब कभी आप जहां भी परेशान हो, फंसो, मुझे जरूर बता दो, क्लास के बाद जरूर आ जाओ मेरे पास कि सर ये आपने बात बताई तो ये मेरे ऊपर से निकल गई, शू कर गए, समझ आई नहीं है। अगर कोई मसले की बात ही नहीं है बेटा, फिर बता देंगे, लेकिन आपको समझ आए, दिस इज आवर मेन ऑब्जेक्टिव, दिस इज आवर मेन ऑब्जेक्टिव। अगर आपने इस तरह से इस पूरे कोर्स को पढ़ा कि आपको हर चीज समझ आई अच्छे से, एक बात की इंशाल्लाह गारंटी है कि तैयारी 80% आपकी क्लास में हो जाएगी, 80% तैयारी इंशाल्लाह क्लास में हो जाएगी। घर जाके फिर आपने पता क्या करना होगा, सिर्फ घर जाके आपने इसको रिकैप करना है, प्रैक्टिकल जो क्वेश्चंस होंगे उसकी प्रैक्टिस करनी है, दैट्स इट। टैक्स के अंदर मजीद कोई चीज नहीं, क्योंकि आप देखो लास्ट 2 अटेम्प्ट से एग्जामिनर का फोकस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे ज्यादा चला गया। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, रट्टे पे फोकस कम हो रहा है, रट्टे पे फोकस कम हो रहा है। तो अंडरस्टैंडिंग इज द की, अंडरस्टैंडिंग इज द की। क्या बात समझ आती है? और क्लासेस मिस नहीं करनी, क्लासेस मिस की गैप आना शुरू हो जाएगा, गैप आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि मसला पता है क्या है, हम एज अ नेशन, एज अ कौम, इंडिविजुअल किसी की बात नहीं कर रहा मैं, हम एज अ कौम बहुत ज्यादा सुस्त और लेजी लोग हैं। यकीन करो, हम में से तब तक करंट नहीं दौड़ता पढ़ाई का जब तक एग्जाम करीब नहीं आ जाती। कितने बच्चे ये वेट कर रहे होंगे, कितने बच्चे ऐसे जिन्होंने लॉ का पेपर दिया? सबने फास्ट ट्रैक पे दिए, फास्ट ट्रैक पे दिए सबने? हाँ, अच्छा। तो अब ये जिन्होंने लॉ का पेपर दिया है ना, वो पहले तो सोच रहे होंगे यार रिजल्ट आएगा तो देखेंगे क्या करना है। एक पेपर से तो खैर कुछ भी नहीं होता, जिन्होंने 2-3 पेपर दिए होते हैं वो शायद फिर ये सोचते हैं, एक पेपर से तो कुछ भी नहीं होता। यानी कि आपने, पहली बात तो ये कि बड़ा पॉजिटिव रहना है कि इंशाल्लाह जो पेपर दिया है, जैसा दिया है, अल्लाह पाक उसको वैसे ही पास करा दें तो अच्छा। और 3 पेपर पढ़ना शुरू कर दो। जब रिजल्ट आया, जो कि उम्मीद है अल्लाह की जात से कि इंशाल्लाह अच्छा आएगा, अगर अच्छा ना आया तो आपको एहसास हो जाएगा कि कैफ क्या चीज है, एहसास आपको हो जाएगा कि कैफ क्या चीज है। अच्छा, बहुत से केसेस के अंदर, बहुत से स्टूडेंट्स के लिए जब पेपर रुकता है ना तो बड़े परेशान होते हैं, पेपर रुक गया सर अब क्या करें। अच्छा, जबकि वो पेपर रुकना उनकी आगे की सक्सेस के लिए बड़ा जरूरी होता है, ये मैंने नोट किया है। जब उनका पेपर रुकता है ना तब उनकी सक्सेस का सफर शुरू होता है, यानी उनको ठोकर चाहिए होती है, और पहले ही स्टेप के ऊपर ठोकर लग जाती है तो आगे की सिमत दुरुस्त हो जाती है। तो आप में से जिन्होंने एक पेपर दिया भी है तो आपने घबराना नहीं है। अच्छा, अब ये लफ्ज इतना बदनाम हो गया है
लेकिन आपने वाकई में घबराना नहीं है, रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह, अल्लाह की जात से उम्मीद रखो पास होगा। लेकिन अगर पास नहीं भी हो ना तो बस एक काम करना, अगले दिन से ये नियत कर लेना, उस दिन भले थोड़ा सा एक आध आंसू बह जाए अगर, और अगर दिल थोड़ा सा दुखी हो तो अल्लाह की बारगाह में अगर दुआएं मांग लो तो कोई मुजायका नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर अगले दिन से पूरे जोर और शोर और पूरी जान लगा के तैयारी शुरू कर देना आगे के सब्जेक्ट्स की। ज्यादा मातम करने की जरूरत है नहीं, ज्यादा मातम करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि देखो आप आ गए हो सीए में, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा रफ एंड टफ तो बनना पड़ेगा। तो सर क्या कैफ के पेपर्स ऐसे होते हैं कि ये फेल हो जाएं या इसमें फेल हो सकते हैं, थोड़ी गुंजाइश है इसके अंदर? क्योंकि अम्मा अब्बा तो हमसे यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम इंशाल्लाह स्ट्रेट, अच्छा देखो वो तो हर किसी के अम्मा अब्बा यही एक्सपेक्ट करते हैं उससे, ठीक है, लेकिन अम्मा अब्बा को पता तो नहीं है ना हमारा बच्चा क्या गुल खिलाता है। तो हमने कहा एक्सपेक्टेशन तो सारे वालिदैन की ऐसी होती है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, जो कैफ के पेपर्स है ना, कैफ के पेपर्स, अगर एक बच्चा ढंग से सीरियसनेस के साथ अगर आखिरी के 2 महीने में भी जान लगा के पढ़ लेना, आखिरी के 2 महीने में भी, 5 महीने की बात नहीं कर रहा मैं, अपने तक रखना, कोट नहीं करना बाहर, अगर आखिरी के 2 महीने में भी पूरी जान लगाकर पढ़ लेना अगर, तो 3 पेपर 4 पेपर पास करना कैफ के मुश्किल नहीं है। बट आई हैव नोटिस्ड, मैंने बच्चों को देखा है, आप बच्चे करते क्या हैं, बच्चे पेपर को लाइट लेना शुरू कर देते हैं। कैफ का पेपर है, क्लासेस मिस करना शुरू कर दी, एक क्लास छोड़ दी बीच में से, बेटा वो कैसे कवर होगी? सर वो रिकॉर्डिंग पे हो जाएगी कवर। अच्छा, उसके बाद उससे थोड़े दिन बाद पूछा, बेटा वो आप उस दिन क्लास में आए नहीं थे, वो रिकॉर्डिंग आपने देख ली थी ना? नहीं सर वो मैं देख लूंगा इंशाल्लाह। अब वो इंशाल्लाह माशाल्लाह होते होते कभी 1 क्लास मिस हुई, कभी 2 क्लास मिस हुई, कभी 3 क्लास मिस हुई। तो ये फिर कॉन्सेप्ट की डेफिशिएंसी रह जाती है। सुनना जरा, ये कॉन्सेप्ट की डेफिशिएंसी रह जाती है। अब अगर मुझे कोई सवाल एग्जाम में पक्का पानी आता है ना, तो भी मैं थोड़ा सा शेकी होऊंगा, अब यार कहीं ऐसा तो नहीं है इससे रिलेटेड कोई और बात सर ने बताई हो, वो मैंने मिस कर दी हो। कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस सिर्फ उस बच्चे को आएगा जिसने 100% क्लासेस ली। और अल्लाह पाक भी ये देखते हैं कि किस बच्चे ने कितनी एफर्ट पुट इन की है, किस बच्चे ने कितनी जान लगाई है, किस बच्चे ने कितने घंटों की पढ़ाई की है। तो सर हमारे पास दिन में पढ़ने के लिए कितने घंटे हो? हमारे पास घंटे ही कितने होते हैं हम मासूम लोगों के पास, जो आप इतनी बातें कर रहे हैं। एक सीए के स्टूडेंट को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि उसके पास दिन में पढ़ने के लिए कितने घंटे हैं। उसके पास दिन में टोटल प्रोडक्टिव आवर्स कितने हैं। फिर हम देखते हैं कि क्लासेस के घंटे उसमें से हम बाहर निकालेंगे, टेंशन नहीं लेनी है। 24 घंटे का दिन है। उस 24 घंटे के दिन में से एक आम नॉर्मल इंसान के लिए 6 घंटे की नींद बहुत होती है। अच्छा सुनो, मैंने जोर दिया था नॉर्मल पे, अगर आप एबनॉर्मल हैं तो 7 घंटे, 6 घंटे रात की, 1 घंटा दोपहर की नींद। सुनो, गौर से सुन लो पहले, 6 घंटे रात की नींद और 1 घंटा दोपहर की आपने कर ली, बहुत तीर मार के, इससे ज्यादा नहीं सोना भाई, इससे ज्यादा नहीं सोना। 7 घंटे, 24 में से 7 घंटे निकाल दो, 17 घंटे बचे। 17 घंटे में से 3 घंटे खाने पीने नमाजों के निकाल दो पूरे दिन के अंदर, कितने घंटे बचे? 14 घंटे बचे। ये 14 घंटे आपका प्रोडक्टिव टाइम है। अच्छा रुक जाओ। अच्छा अब सर ये 14 घंटे इसमें से क्लासें भी लेनी है हमने, इंस्टीट्यूट आने जाने का ये आधा घंटा निकालें, 1 घंटा ये हुआ, निकाल दो। 14 घंटे में से 1 घंटा निकालो, 13 घंटे सर। और 3 क्लासें, 2 घंटे की, 6 घंटे यहाँ गुजर गए हमारे, तो 13 घंटे में से 6 घंटे भी निकाल दो, 7 घंटे। तो 7 घंटे तो तुम्हारे पास घर पे पढ़ने का टाइम है।
2 घंटे मोबाइल सर लेकिन वो मोबाइल, फिर वो मैसेज, और आपको बताए फिर तो हमने कहा कुछ भी कर लो 4-5 घंटे तो सेल्फ स्टडीज के बचते ही बचते हैं। ये मैं उसके लिए बता रहा हूँ जिसको अपने टाइम की कदर और कीमत का एहसास है। सुनना जरा गौर से सुनना। इस वक्त अगर आप लोग अपने टाइम का एहसास नहीं करेंगे ना, आप लोग बहुत पछताएंगे। अल्लाह पाक देखो, जब रिजल्ट आता है ना किसी का, अल्लाह पाक इंसाफ करने वाले हैं। सर हमने ना अपने वालिदैन की बड़ी दुआएं ली हैं, आप देखें पास ही होगा इंशाल्लाह पेपर इस दफा। हमने सर सदका खैरात भी दिया है, रिजल्ट अच्छा ही आएगा। अच्छा बेटा, बात ये है कि ठीक है सारे फैक्टर्स काउंट करते हैं, इंशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं भी, रमजान की रातों में रोना भी, सब काउंट करता है। सबके अल्लाह पाक ने मार्क्स रखे हुए होते हैं, लेकिन अल्लाह पाक सबसे बढ़कर इंसाफ करने वाले भी तो है ना। मैं हमेशा ये कहता हूँ, एक बच्चा है जिसने बहुत एफर्ट किए, क्लासेस भी रेगुलरली ली हैं, फिजिकल ली हैं, डेली के हिसाब से पढ़ता भी रहा, प्रैक्टिस भी करता रहा, तो जाहिर सी बात है अल्लाह पाक उसको बेनिफिट तो देंगे, कहीं ना कहीं किसी न किसी दर्जे में बेनिफिट तो देंगे। क्या ख्याल है? मैं स्टूडेंट्स को अपने कई वाकयात कोट करता हूँ अपनी जिंदगी से, क्योंकि बाहर तो और इस प्रोफेशन में टाइम हो गया, काफी साल हो गए। मैंने भी आपकी तरह इसी फेज से गुजरा हूँ। मैं भी मैट्रिक, इंटर, फिर सीए में आया, फिर सीए भी किया, फिर एसीसीए भी किया, फर्म की लाइफ से भी गुजरा। सो आई हैव लोड्स ऑफ एक्सपीरियंस टू शेयर। तो जब कभी भी क्लास कभी बहुत लंबी हो जाती है तो कभी कभी एक आध एक्सपीरियंस जरूर शेयर कर देता हूँ मैं। तो ये एक्सपीरियंस मैं अपना शेयर कर रहा हूँ आपको। जब मेरा इंटरमीडिएट एंड हुआ था, मैंने प्री इंजीनियरिंग से अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट किया था आदमजी साइंस कॉलेज से, और मैं पढ़ने वाला बच्चा था, अच्छा खासा पढ़ाकू बच्चा था मैं। और फिर मेरा मूड चेंज हुआ, मैंने कहा इंटर प्री इंजीनियरिंग से फिर अब सीए में आते हैं। तो मैं बहुत पढ़ने वाला बच्चा था। अच्छा, तैयारी पूरी दिलो जान से तैयारी की, पेपर भी सारे अच्छे गए। इंटरमीडिएट का लास्ट पेपर, सेकंड ईयर का आखिरी पेपर हो गया। आखिरी पेपर के बाद प्रैक्टिकल जो है, अच्छा प्रैक्टिकल की तैयारी में फिर जोरों शोर से परसेंटेज लेने की ख्वाहिश थी कि यार इंटर में बहुत अच्छी परसेंटेज आ जाए। प्रैक्टिकल जो है, अच्छा प्रैक्टिकल पहले फिजिक्स का हुआ, फिर केमिस्ट्री का हुआ। केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल की तैयारी भी बड़ी जबरदस्त थी, जोरों शोर से। जिन्होंने प्री इंजीनियरिंग दिया होगा, मेडिकल पढ़ा होगा, कोरोना के चक्कर में तो खैर तुम लोगों ने पढ़ाई का जनाजा ही निकाल दिया लेकिन नहीं, यकीन करो मुझे देख के बड़ी हैरत होती है। अल्लाह करे वो बच्चा देख ना रहा हो। पिछली अटेम्प्ट के अंदर एक बच्चा था और उसकी इंटर के अंदर 88 कोई परसेंटेज थी, पता नहीं 88-89 परसेंटेज थी उसकी, और उसका एएफसी में क्यूटी के अंदर लैब्स था। बोला यार ये कोरोना के चक्कर में जो है ना ये परसेंटेजेस का जनाजा निकल गया ये। तो केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल दिया मैंने, और प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का बड़ा जबरदस्त हुआ। एलिमेंट डिटेक्शन जो डिटेक्ट करने को आया वो तो मैं देखते के साथ डिटेक्ट कर लिया कौन सा एलिमेंट है, कलर देखते के साथ डिटेक्ट कर लिया भाई ने कौन सा एलिमेंट है। फिर वाइवा हुआ तो सवाल एक जवाब दो, सवाल एक जवाब दो। तो वाइवा बड़ा जबरदस्त हुआ। मैंने बोला भाई A1 इंशाल्लाह, वाइवा में भी मार्क्स पूरे हैं। तो मैं खुशी खुशी निकला। अच्छा फिर लैब बॉय थोड़े से पैसे भी मांगता है, प्रैक्टिकल अच्छा हुआ है ना, थोड़ा सा खुशी से आप दे दो कुछ पैसे। मैंने बोला यार वो मेरा दोस्त गया ना, मैंने उसको बोला तो तुमको डबल पैसे दिए उसने। मैं निकल लिया। अच्छा मैं चला गया और मैं बस में बैठ गया घर जाने के लिए। बस में बैठ गया, बैठा तो नहीं, खड़ा था। तो मेरे जहन में अचानक से अल्लाह पाक ने एक ख्याल डाला, मेरे जहन में अचानक से अल्लाह पाक ने ख्याल डाला कि मैंने जो प्रैक्टिकल दिया है ना उस पर मैं अपना रोल नंबर फर्स्ट ईयर का लिख के आ गया हूँ। फर्स्ट ईयर का लिख के आ गया हूँ मैं। अच्छा अब मतलब हाउ कुड इट बी पॉसिबल ना, अगर एक इंसान ह्यूमनली सोचे हाउ कुड इट बी पॉसिबल। मतलब फर्स्ट ईयर का तूने एडमिट कार्ड देखे हुए तुझे 1.5 साल हो गया, और सारे इंटर के पेपर आपने दे दिए, फिर फिजिक्स का प्रैक्टिकल आपने दे दिया, फिर केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल आपने दे दिया, और केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल देने के बाद भी पूरा प्रैक्टिकल आप दे रहे हैं, आपके सामने कॉपी पड़ी है, तब आपको नहीं नजर आया। इन्विजिलेटर आया, इन्विजिलेटर ने साइन भी कर दिया आपकी कॉपी के ऊपर। आप बस में बैठ गए, घर जा रहे हैं, और बस में एक शैतानी से ख्याल आया आपके दिमाग में कि मैंने तो अपनी कॉपी पे सेकंड ईयर की जगह फर्स्ट ईयर का रोल नंबर लिख दिया। अच्छा मेरे दिमाग में ख्याल आया और मैं
बहुत परेशान हो गया एक लम्हे के लिए, लेकिन फिर मैंने फौरन ख्याल झटका, मैंने बोला ये कैसा शैतानी ख्याल है, ला हौला वला कुव्वत, ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। घर चला गया। घर जाने के बाद घर गया, थोड़ा सा ज़रा मैं रेस्ट कर रहा था, तो अपनी छोटी बहन को मैथ्स भी मैं पढ़ाता था ना, उसको मुझसे समझ आता था, तो उसको समझ नहीं आया, फिर मैंने उसको डांट के भगा दिया, चलो नहीं पढ़ा रहा मैं। फिर मैंने कहा चलो फ्रेश होता हूँ, सारी चीज़ें अपनी जगह पे रखता हूँ मैं, तो मैंने कहा अब ये एडमिट कार्ड उठा के ऐसी जगह रखूँ कि अब कभी देखने का तो मैं एडमिट कार्ड उठाया और मैं उस फोल्डर में रखने लगा जो मेरा फोल्डर था, और मेरी नज़र एडमिट कार्ड पे पड़ी, एडमिट कार्ड पर पड़ी, रोल नंबर पे पड़ी। उस वक्त अल्लाह पाक ने मेरे दिल में, मेरे दिमाग में ये एहसास शिद्दत के साथ डाल दिया कि तूने जो रोल नंबर लिखा है वो फर्स्ट ईयर का ही लिखा है, सेकंड ईयर का है ही नहीं है। मतलब मैं घर आ गया हूँ, प्रैक्टिकल दिए हुए 2 घंटे हो गए हैं और मैं एडमिट कार्ड अपनी जगह पर रखने लगा हूँ, और उस पर मैंने देखा, अब की बार जो मेरे दिल में ख्याल आया, मैं झटकना भी चाहूँ तो मैं झटक पा रहा था, ऐसा डाल दिया अल्लाह पाक ने मेरे दिल में। मैंने घबराहट में पहले अम्मी को बताया, फिर अब्बू को बताया, अब्बू ने 2-4 सुनाई बातें, बोला फौरन कॉलेज भागो। मैंने जल्दी से रिक्शा कराया, मैं कॉलेज भागा, फर्स्ट ईयर का एडमिट कार्ड निकाला, सेकंड ईयर का एडमिट कार्ड निकाला, दोनों एडमिट कार्ड निकाले और मैं कॉलेज भागा। तो बंडल के बंडल कॉपियाँ जारी थी। मैंने बोला हो गया काम। मैं फौरन भागा लेबॉर्ट्री, मैंने लैब बॉय को बोला, मैंने बोला भाई मुझे लग ये रहा है कि मुझसे हो गया है ब्लंडर, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने सेकंड ईयर की जगह लिख दिया फर्स्ट ईयर का रोल नंबर, तू मुझे कॉपी दिखा दे। पहले तो जितने भी लैब बॉय वहाँ पे बैठे हुए थे, सब जो भी बैठे हुए थे मुझ पे खूब हंसे, मतलब पागल हो गया है कि ऐसे कैसे हो सकता है, कैसी बातें कर रहा है। मैंने बोला भाई तू मुझे दिखा दे, मुझे लग रहा है ये हो गया मुझसे। तो मैंने बोला पैसे वैसे दिए थे ना तुमने? मैंने बोला हाँ दिए थे। तो अल्लाह का कैसा करना हुआ कि मेरा बंच भी गया नहीं था, वहीं पड़ा हुआ था। बंच में देखा, जब मेरी कॉपी निकाली उस पर वाकई में फर्स्ट ईयर का रोल नंबर लिखा हुआ था। मैंने वाकई में फर्स्ट ईयर का रोल नंबर लिखा हुआ था, और मैं था भी होशियार आदमी। मैं इसलिए इस चक्कर में कि कोई मेरी कॉपी चेंज ना कर दे, कोई 2 नंबर ही ना हो जाए, मैं रिमूवर के पीछे वाली साइड से अपना रोल नंबर लिखता था, मिट भी नहीं सकता था वो या मैं पॉइंटर से लिखता था या मैं रिमूवर के पीछे वाली साइड से लिखता था। मैंने उसको काटा और अपने सेकंड ईयर का रोल नंबर लिखा। जब रिजल्ट आया, अच्छा मुझे उस प्रैक्टिकल के अंदर 25 में से 25 मार्क्स आने की उम्मीद थी। रिजल्ट आया जब मेरा, तो केमिस्ट्री का थ्योरी का पेपर होता था 75 मार्क्स का। मुझे नहीं पता, मैंने किसी और स्टूडेंट को देखा नहीं, आई वॉज द ओनली वन अपनी कोचिंग में, अपने कॉलेज में, अपने फ्रेंड्स के हलकों में हु स्कोर्ड 75 आउट ऑफ 75 इन केमिस्ट्री थ्योरी। प्रैक्टिकल के अंदर 3 मार्क्स काट लिए मेरे मुझे लगता है इसी वजह से काटे कि इस बेवकूफ आदमी ने अपना रोल नंबर भी ठीक नहीं लिखा। लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि अगर मैं रोल नंबर अपना गलत लिख के चले जाता, मेरे तो रिजल्ट ही विदहेल्ड हो जाता। प्रैक्टिकल में पासिंग मार्क्स अलग होते हैं, और मैं वो बच्चा था कि एक मार्क के ऊपर जिसकी जान निकल जाती थी कि अगर मेरे कम आ गए या। तो देखो अल्लाह पाक ने जब मदद करनी होती है ना, अल्लाह पाक कैसे मदद करता है, यानी कि आई कैन नॉट थिंक ऑफ इट। मैं जब जिसको सुनाता हूँ बोलता है सर ये किसी मौजज़े से कम नहीं है, आपके साथ ही जो हुआ ये किसी मौजज़े से कम नहीं है। लेकिन ये अल्लाह की मदद आती है, अल्लाह पाक देखते हैं जिसने मेहनत की है ना, फिर अल्लाह पाक उसकी मदद जरूर करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने मेहनत 100 आउट ऑफ 100 की है ना, तो अब अगर पेपर में कोई ऐसी चीज आ गई है जो तुमने प्रिपेयर नहीं की है, तो सर का क्लास का लेक्चर तुम्हें क्लिक कर जाएगा, यार सर ने ये कहा था, हाँ ये लिख देता हूं मैं। अब तूने 5 मार्क्स में से 2 मार्क्स का लिख दिया, 3 मार्क्स जितना लिख दिया तूने, उसमें से तेरे 2 मार्क्स भी आ गए। अगर तू वो ना लिखता तो तू 48 पे फेल हो जाता, और अल्लाह ने तेरे दिमाग में वो चीज क्लिक करवा दी और तूने वो लिख दिया और तूने 2 मार्क्स ले लिए और तू 50 पे पास हो गया। तो क्या ख्याल है, विल इट मेक द डिफरेंस और नॉट? यस। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज the more you work harder, the better will be the chances to pass this paper. और अल्लाह पाक इंसाफ करते हैं। अल्लाह पाक ये भी देखते हैं कि कौन बंदा अपना पेट्रोल खर्च करके क्लास में आया है क्लास लेने के लिए, ठीक है।
मुशक्कत, जिस चीज के ऊपर जितनी एफर्ट लगती है ना, जिस चीज पे जितनी एफर्ट लगती है ना, दिल में उसकी उतनी कदर व कीमत आती है। बात समझ आती है? अब मिसाल के तौर पर अगर किसी बच्चे ने, ये मेरी अपनी थिंकिंग है, मैं किसी पर अपनी थिंकिंग इम्पोज नहीं कर रहा। अगर किसी बच्चे ने घर में बैठे बैठे लेटे लेटे सोते सोते मेरी क्लासेस ली हैं, अगर उसका पेपर रुक भी जाएगा तो वो बोलेगा क्या यार सर दोबारा सोते सोते ले लूंगा। लेकिन जिस बच्चे ने एफर्ट लगा के क्लास में आके टाइम पे पहुंच के बैठ के क्लासेस ली हैं, या घर पे बैठ के भी किसी ने प्रॉपरली टाइम टू टाइम मेरी क्लासेस ली हैं, वो बोलेगा सर पास करना है पेपर इंशाल्लाह। देयर इज नो रीजन कि हम ये पेपर अपना फेल होने दें, हम अपनी पूरी मेहनत करेंगे। अच्छा, जब मैं ये पेपर देता था ना सीए के, हमारे जहन में ये थॉट ही नहीं होता था, हम ये सोचते ही नहीं थे कि ये पेपर फेल हो जाएगा। आज बच्चे को देखो, 3 पेपर दिए, मुझे बड़ी हैरानगी हो रही है कि आज बच्चा बैठ गया है। कितने बच्चों से बात हुई, सर वो 3 दिए हैं तो पता नहीं 2 रुक जाएंगे तो मैं आगे कैसे जाऊंगा। हम ये नहीं सोचते थे, हम सोचते थे 3 दे दिए, अगले मॉड्यूल में एडमिशन भी ले लिया, फीस भी पूरी पे कर दी। पहले उस दौर में ये तमाशा भी नहीं था कि इस इंस्टीट्यूट जा रहे हैं, पहले इस टीचर को देखेंगे, हाँ सही लग रहा है, नहीं मजा नहीं आ रहा, इधर जाके देखते हैं, इधर जाके देखते हैं, इधर कुछ मसाले वाली बातें होंगी, उधर नहीं था कुछ। एट वंस आपने इंस्टीट्यूट के अंदर पैसे दिए, फुल फीस पे की, दैट्स इट। तो हमारे ये गोशे में भी नहीं होता था दिमाग के कि ये पेपर फेल होंगे इंशाल्लाह, और अल्लाह के करम से पेपर पास, फर्स्ट अटेम्प्ट सारे पेपर पास हुए, सी इंटर के सारे पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट पास हुए। तो जब आप लोग भी अपनी सोच को पॉजिटिव रखेंगे ना, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक रिजल्ट भी ऐसा ही देंगे। लेकिन सिर्फ सोच पॉजिटिव नहीं, साथ में मेहनत भी जरूरी है। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं ट्रांजिशनल टैक्स ईयर पे। इसी के साथ हम बढ़ते हैं ट्रांजिशनल टैक्स ईयर पे। अच्छा, लेकिन ये आखिरी दफा मैंने हल्का हाथ रखा है, अगले हफ्ते से हाथ आएगा बहुत हैवी, सही है, और बहुत पढ़ना है हमने इंशाल्लाह। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास इज ऑन मंडे 10 AM। थैंक यू वेरी मच, मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल, टेक केयर अलॉट। मुझे और सारे टीचर्स को दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।